इसी सुविचार के साथ में आज का जो है वो मुद्दा ले लेते हैं। चलिए मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे पर बात करेंगे। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस का पार्ट 3 मैं लेके आया हूँ। अभी तक हमने बहुत सारी थियरीज का हमने पढ़ लिया हुआ है। बहुत सारी थियरीज, कम से कम 7 थियरी तो हमने पढ़ ली हुई है। बुद्धि के 7 सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया हुआ है। तो हमने पहला सिद्धांत जो है पढ़ा हुआ था बीने का, दूसरा सिद्धांत पढ़ा हुआ था स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का पढ़ा, फिर थर्स्टन का पढ़ा, वर्नन का पढ़ा, गार्डनर का पढ़ लिया, गिलफोर्ड का पढ़ लिया। ऐसे ही जो है वो प्रतिदर्श का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया। इतनी सिद्धांत जो है हमने वह बिल्कुल फिनिश कर लिए हुए, खत्म हो गया है थॉमसन जी का। अब यहाँ से थोड़ी जो सिद्धांत और बचे हैं उन सिद्धांतों को जो हम यहाँ से चर्चा करेंगे। और यहाँ से सिद्धांत लगभग 2 सिद्धांत बचे हुए, उन 2 सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम बुद्धि के प्रकार को पढ़ेंगे। और बुद्धि के प्रकारों में जो उनके अंतर क्या है, शाब्दिक और अशाब्दिक में, व्यक्तिगत और समूह में क्या अंतर है उसको पढ़ेंगे। और बुद्धि का क्या प्रयोग है हमारे शैक्षिक जीवन में और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बुद्धि के टेस्ट, जो बुद्धि का टेस्ट है, बुद्धि का परीक्षण, उसका कहाँ कहाँ प्रयोग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम जो है वो एक पूरा रिवीजन करेंगे। पूरे अंत में जो है हम उसका थोड़ा सा सार जानेंगे, रिवीजन जानेंगे। तो रिवीजन के माध्यम से आज हम बुद्धि का पार्ट जो है, बुद्धि का जो चैप्टर है वो आज हम फिनिश करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा लेक्चर बढ़ जाए। 1 घंटा 30 मिनट की वजह की जगह पे थोड़ा हो सकता है बढ़ जाए, या पहले भी खत्म हो जाए। देखते हैं कहां तक जाता है। तो मे बी कि थोड़ा बढ़ जाएगा, मे बी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जब भी हम पूरा सिद्धांतों को जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें तो कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ऐसे ही थोड़ा सा हम इसको शेयर कर देते हैं। इसको लाइव भी कर देते हैं। आप सभी लोगों से मेरी एक और विनती है कि आप लोग कम से कम अपने आसपास के जो लोग हैं उन लोगों में चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को थोड़ा रेट करवाइए, बढ़वाइए चैनल को, ताकि और हमको काम करने में आनंद आए। ये चलता रहेगा। मुद्दे की बात करते हैं। ओके, तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मुद्दे पे आते हैं, बोर्ड पे आते हैं। बोर्ड से शुरू करेंगे। बोर्ड बराबर दिख रहा है सभी को, तो बोर्ड में कोई समस्या नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। हमने बीने का एक कारक सिद्धांत पढ़ लिया है, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत पढ़ लिया हुआ, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत पढ़ लिया हुआ, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत पढ़ लिया, वर्नन का पदानुक्रमिक सिद्धांत पढ़ लिया, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ लिया, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत पढ़ लिया हुआ है। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया हुआ है। अब यहाँ से हम कैटल की बात करते हैं। कैटल के सिद्धांत की बात करते हैं। सरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल का सिद्धांत है। इस पर भी प्रश्न आता है, कैटल के सिद्धांत पर भी प्रश्न आता है। तो कैटल के सिद्धांत के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, कैटल सरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठोस बुद्धि सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत को पढ़ेंगे हम। तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत जो है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत जो है वो कैटल ने जी दिया हुआ है। आरबी कैटल ने जी ने दिया हुआ है। यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है तरल और दूसरा है ठोस। एक है तरल और दूसरा है ठोस। इन दोनों पर ही ये कहानी छिपी हुई है। बस इतने से हमको समझ जाना है। तरल और ठोस से हमको बात समझ जानी है कि तरल और ठोस में क्या कहा जा रहा है। तरल ठोस में क्या कहा जा रहा है, एक बात हो रही है तरल की और दूसरी बात हो रही है ठोस की। 2 ही चीजें हैं यहाँ पे, 2 ही फ्लूइड है, 2 ही चीजों की बात करी गई है, तरल की और एक ठोस की। दो दो जो है वो इसमें मिक्स करके ये सिद्धांत बनाया गया है। इसको देने का काम जो है वो आरबी कैटल जी ने दिया हुआ है। इसको देने का काम आरबी कैटल जी ने दिया हुआ है। आरबी कैटल ने
1903 में इस सिद्धांत को दिया। आरबी कैटल। आरबी कैटल ने, इसीलिए इसका कैटल का सिद्धांत भी नाम से जाना जाता है। आरबी कैटल ने 1903 में, आरबी कैटल ने 1903 में सिद्धांत को सुझाया। आरबी कैटल ने इस सिद्धांत को सुझाया। अब आरबी कैटल जी कहते हैं, इसी का जो नाम है, इसी का अगर नाम है तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस टेस्ट थियरी भी। इसको ही हम इसको कहते हैं फ्लूइड 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 तरल को कहते हैं फ्लूइड फ्लूइड क्रिस्टलाइज फ्लूइड क्रिस्टलाइज। ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, आरबी कैटल ने 1903 में इस सिद्धांत को सुझाया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थियरी। फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थियरी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थियरी। तो फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या होगा? तरल। फ्लूइड मतलब तरल, और क्रिस्टलाइज मतलब ठोस, और इंटेलिजेंस थियरी, यही नाम है फ्लूइड क्रिस्टलाइज। ये दो दो एक शब्द है, एक है फ्लूइड और दूसरा है क्रिस्टलाइज। तो यह जो है, इसमें इस बुद्धि में दो तत्वों का निर्माण जो है, दो तत्वों की बात करी आरबी कैटल जी ने। इसमें दो तत्वों की बात करी कैटल जी ने इसमें। कैटल ने दो तत्वों से दो तत्वों से मिलकर बुद्धि की संरचना का निर्माण बताया। बुद्धि की संरचना को बताया। फ्लूइड ने बताया कि बुद्धि, कैटल जी ने बताया कि बुद्धि जो है वो दो तत्वों से मिलकर बनती है। तो दो तत्व कौन कौन से? तो ये दो तत्व हैं, दो तत्व होते हैं। पहला तत्व है, पहले तत्व को कहते हैं तरल बुद्धि। पहले तत्व को कहते हैं तरल बुद्धि। तरल बुद्धि जिसको कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस। और दूसरे को कहा गया क्या? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जिसको कहा गया ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज। अब इसमें इन्होंने कहा कि दो तरह की बुद्धि होती है। कैटल जी ने दो तत्व बताए बुद्धि में, तो एक को बताया उन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस, और दूसरे कहा उन्होंने क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे इन्होंने इन्होंने कहा कि जो ये तरल बुद्धि है, जो तरल तरल बुद्धि है, इस तरल बुद्धि को इन्होंने किस तरह से बताया? तरल बुद्धि को ले लेते हैं यहीं पे। इन्होंने जो तरल बुद्धि को बताया, तरल बुद्धि को किस तरह से बताया इन्होंने? तो तरल बुद्धि को इन्होंने कहा कि यह जो तरल बुद्धि है, यह जेनेटिक फैक्टर पर आधारित होती है। जो तरल बुद्धि है, यह जेनेटिक फैक्टर पर आधारित होती है, यानी वंशानुक्रम कारकों पर आधारित होती है। यह किस पर आधारित होती है? तो तरल बुद्धि को उन्होंने कहा कि यह वंशानुक्रम वंशानुक्रम कारकों पर आधारित होती है। यानी वंशानुक्रम जैसे होते हैं, जो उसको जन्म से जो मिला रहेगा, बच्चे को जो जन्म से मिला रहेगा, उसी पर यह आधारित होती है, उसी पर आधारित होती है। इसलिए कहते हैं इसको वंशानुक्रम कारकों पर निर्धारित होती है। वंशानुक्रम कारकों के द्वारा वंशानुक्रम कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। यानी इसको हम बदल नहीं सकते हैं, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। इसको कहते हैं जेनेटिक फैक्टर भी, इसी को जेनेटिक फैक्टर या वंशानुक्रम कारक भी कहते हैं। अब यह कहते हैं कि यह जो तरल बुद्धि है, वह स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान ही होती है। जो स्पीयरमैन ने जो अपना जी फैक्टर बताया था, स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर था, स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर था, उसी के समान यह है।
स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान यह फ्लूइड फ्लूइड इंटेलिजेंस है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस को उन्होंने कैसे कहा है? उन्होंने कहा कि मस्तिष्क के अंदर ढेर सारे तरल पदार्थ होते हैं। तरल पदार्थ होते हैं, उन्हीं तरल पदार्थों के आधार पे बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि की संरचना उन्हीं तरल पदार्थों के आधार पर होती है। उन्हीं तरल पदार्थों के आधार पर होती है जो जो कि व्यक्ति को उसके उसके जीन से मिली होती है, उसके पूर्वजों से मिली होती है। तो पूर्वजों से मिली हुई जो वस्तु होती है, जो जो बुद्धि होती है, उसको उन्होंने जी फैक्टर का नाम दिया। जी फैक्टर का नाम, या उन्होंने जेनेटिक फैक्टर का नाम उन्होंने दिया, या वंशानुक्रम कारकों का नाम दिया, और उसी को उन्होंने कहा फ्लूइड थ्योरी, या उसी को उन्होंने कहा फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है? उन्होंने कहा कि जो मस्तिष्क के अंदर में जो तत्व हैं, जो तरल पदार्थ है, उन्हीं तरल पदार्थों के आधार पे व्यक्ति अलग अलग प्रकार की सोच और अलग अलग प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं करता है। तो मानसिक प्रक्रियाओं को करने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहला कारक जो है वह फ्लूइड कारक है। वो फ्लूइड कारक है, उस फ्लूइड कारक के आधार पे ही व्यक्ति जो है वह अपने मानसिक क्रियाओं को करता है। तो मानसिक क्रियाओं को करने के लिए उन्होंने कहा कि वो मानसिक क्रियाएं होंगी कैसे, वो फ्लूइड आएगा कैसे? तो फ्लूइड जो है, उन्होंने बताया कि फ्लूइड बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके पूर्वजों के आधार पे, उसके जीन के आधार पे वो फ्लूइड का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसको कहा उन्होंने जी फैक्टर। और इसी को स्पीयरमैन ने भी अपनी थियरी में उन्होंने समझाया था कि उन्होंने बताया हुआ था कि एस फैक्टर और जी फैक्टर। तो जी फैक्टर जो उन्होंने बताया था, वो बताया था जनरल फैक्टर। उन्होंने कहा था वह वंशानुक्रम होता है, जेनेटिक होता है। तो उसी को इन्होंने भी जो है उसी को आगे कैरी किया। तो इस पे इन्होंने कहा कि यह क्या है, यह जी फैक्टर। अब यही जी फैक्टर कहा कि ये जो तर्क करने की जो शक्ति होती है, इन्होंने कहा इसी में तर्क करने की शक्ति होती है। जो जी फैक्टर है, ये जी फैक्टर तर्क करने की शक्ति को बढ़ाता है, तर्क करने की शक्ति को निहित करता है। तर्क करने की शक्ति को निहित करता है। कौन? ये फ्लूइड इंटेलिजेंस। चलिए, यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। चलते हैं ठोस बुद्धि में। तो ठोस बुद्धि क्या कहती है? तो ठोस बुद्धि जो है वह वातावरणीय कारकों पर निर्धारित होती है। जो ठोस बुद्धि है वह वातावरणीय कारकों पर जो है वह निर्धारित करती है। वातावरणीय कारकों पर निर्भर होती है, यानी जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही बुद्धि बढ़ेगी। जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही बुद्धि बढ़ेगी। हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि जब हमने दो जुड़वा बच्चों की जब बात करी थी, आइडेंटिकल ट्विंस की बात करी थी, तो आइडेंटिकल ट्विंस में कहा गया कि बच्चे बच्चे जो है बुद्धि का निर्माण एक तो जन्मजात करते हैं, जन्मजात होती है, बट उसको वातावरण में जैसे रखेंगे तो बुद्धि जो है ऊपर नीचे थोड़ी होती रहती है, ऊपर नीचे हो सकती है। उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण हो सकता है यही वातावरणीय कारक। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है ना? यूट्यूब पर लाइव नहीं चल रहा है? चल रहा है। ओके, चलिए। ये वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। वातावरणीय कारकों के आधार पे ही जब बुद्धि में आगे घटाव और बढ़ाव होता रहता है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि एक तो जो कैटल जी ने कहा कि ये दो तत्वों से मिलकर के बनती है बुद्धि। एक होता है वातावरणीय कारक और दूसरा होता है जेनेटिक कारक। तो जेनेटिक कारक और वातावरणीय कारकों के इन्होंने दो नाम दिए। क्या नाम दिया? एक को कहा उन्होंने फ्लूइड और दूसरे को कहा उन्होंने क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज की बात करी, तो इन्होंने क्रिस्टलाइज को कहा कि यह वातावरण के आधार पर निर्भर करती है, या वातावरण के आधार पर निर्भर करती है, तब जाकर के क्या है, यह जो है बुद्धि का निर्माण होता है, बुद्धि उसी हिसाब से कार्य करती है। अब उन्होंने कहा कि यह दोनों जब मिल जाते हैं, ये वाला और ये वाला जब दोनों मिल जाते हैं तो बुद्धि का निर्माण और अच्छी तरह से होता है, इन्होंने कहा कि बुद्धि के निर्माण में, इन्होंने कहा क्या, बस इतना ही है। इसको हम कह लेते हैं कि वातावरणीय कारक यानी एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या हो सकता है? तो बहुत सारी बात हो सकती है। हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, वहां पे एनवायरमेंट होता है, सारी चीजें जो है एनवायरमेंट में आ सकती है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो उतना समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये वातावरणीय कारक भी जो है इसमें ये प्रभावित करते हैं। अब यही जब दोनों मिल जाते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? तरल तरल बुद्धि और वातावरणीय दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? वहां पे एक बुद्धि का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं तरल ठोस बुद्धि। जब यह दोनों तरल बुद्धि
तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि या वातावरणीय एवं वातावरणीय वातावरणीय कारक के मिलने से तरल ठोस बुद्धि का निर्माण होता है। तरल ठोस बुद्धि का निर्माण होता है। नीचे का नहीं दिख रहा है, निर्माण होता है, तरल बुद्धि का निर्माण होता है। चलिए हम इतना तक लिखेंगे, उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ इतनी ही बात थी इस तरल ठोस बुद्धि में। तरल ठोस बुद्धि में इतनी बात थी कि जो तरल ठोस बुद्धि है वो किसने दिया था? आरबी कैटरजी ने दिया था। ये 1903 में इन्होंने इस सिद्धांत को सुझाया था। इन्होंने इसमें दो बातें कही थी कि एक होता है फ्लूइड और एक होता है क्रिस्टल। एक होता है फ्लूइड और एक होता है क्रिस्टल। फ्लूइड जो है वह जेनेटिक पर निर्भर करता है, और जो दूसरा है वह क्रिस्टल है। वह क्रिस्टल किस पर निर्भर करता है? तो क्रिस्टल जो है वह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो इन्हीं दोनों के मिलने से वो जो है तरल ठोस बुद्धि का निर्माण होता है। और यह इसमें जो उन्होंने जी फैक्टर जो दिया, जो इन्होंने जेनेटिक फैक्टर दिया, उन्होंने कहा कि जैसे स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है, उसी स्पीयरमैन के सिद्धांत के आधार पे जो स्पीयरमैन ने सुझावा था, उसी के आधार पे बच्चों के अंदर में, व्यक्ति के अंदर में पहले से विद्यमान होते हैं फ्लूइड, पहले से विद्यमान होते हैं उसके मस्तिष्क में, और उसी आधार पे व्यक्ति जो है वो अपना बुद्धि का निर्माण करता है वातावरण के साथ में मिल करके। जब वातावरण के साथ में तरल और ठोस जब दोनों मिल जाते हैं तो तरल ठोस बुद्धि का निर्माण होता है। यह सिद्धांत जो है उन्होंने दिया। चलिए, तो यहां तक ये सिद्धांत हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, की बात करते हैं। अगला जो सिद्धांत है, अगले सिद्धांत पर चलते हैं, बात करते हैं त्रितंत्र, त्रितंत्र सिद्धांत की, टायरेट की थियरी, त्रितंत्र सिद्धांत। यहां तक हो गया, तो आगे चले। अगर हो गया तो चले जाए। कैटल ने दो सिद्धांत दिए, तरल तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। इतना आपने समझ लिया, मैंने इसको अलग अलग समझा दिया। इसका मेन कंक्लूजन है ये, एक है, दूसरा है, इसका मेन कंक्लूजन ये है। इतना इतना ये, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हो गया तो मैसेज करिए, तो आगे चले। आज से बात करेंगे त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र त्रितंत्र सिद्धांत में भी प्रश्न आते हैं। त्रितंत्र सिद्धांत में प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इसको भी लिया हुआ है। त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत में प्रश्न आते हैं। चलिए त्रितंत्र सिद्धांत की बात कर लेते हैं। त्रितंत्र सिद्धांत क्या है? त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत में जो कहते हैं टायरेट की थ्योरी, टायरेटिक थ्योरी, टायरेटिक थ्योरी, इसको कहते हैं टायरेटिक थ्योरी। अब इसको इसको देने का काम जो है स्टर्नबर्ग ने दिया हुआ है। इसको देने का काम स्टर्नबर्ग जी ने दिया हुआ 1985 में। 1985 में इस थ्योरी का नाम, इसको देने का काम जो है उन्होंने दिया हुआ था। स्टर्नबर्ग, स्टेनबर्ग कह सकते हैं, स्टेनबर्ग, स्टेनबर्ग ने, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, स्टेनबर्ग, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, इन्होंने इस सिद्धांत को 1985 में दिया। इस सिद्धांत को इन्होंने 1985 में दिया, जिसका नाम इन्होंने रखा क्या? त्रितंत्र सिद्धांत। जिसका नाम इन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत रखा। त्रितंत्र सिद्धांत इसलिए रखा कि इसमें तीन तीन बातें, तीन पॉइंट इसमें आती, इसलिए इनको इन्होंने त्रितंत्र रखा। त्रितंत्र सिद्धांत, तीन बातें आती, इसीलिए इन्होंने इसमें इसको त्रितंत्र सिद्धांत कहा। तीन बातें, अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग एरिया से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग एरिया से जो है व्यक्ति के अंदर में वो सीख बढ़ती है। तो इन्हीं अलग अलग एरिया को ध्यान में रखते हुए इन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत कहा। अब ये कहते हैं कि ये जो त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र है, वह आपस में प्रक्रिया करते हैं, प्रक्रिया करके जो है वह सोचने का, बुद्धि का निर्माण करते हैं, सोचने का और मानसिक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। तो अब इसको इसको जो है उन्होंने कहा कि इसमें जो त्रितंत्र है, त्रितंत्र, तीन तंत्र, उसमें तीन तंत्र है। तीन तंत्र की हम आगे चर्चा करेंगे। तीन तंत्र जो है वह बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से, तीन तंत्र जो है वो बुद्धि को
बुद्धि को तीन तंत्र बुद्धि को निर्माण करने में बुद्धि को निर्माण करने में सहायक होती है। तो तीन तंत्र क्या है? तो तीन तंत्र को जो इन्होंने बताया, ये कहा इन्होंने कि ये जो तीनों तंत्र हैं ये आपस में प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, और प्रक्रिया करने के बाद बुद्धि का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा कि तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रोसेस करता है, उसी को बुद्धि कहते हैं। इन्होंने एक बात भी कही, क्या कहा इन्होंने कहा कि तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, वह सूचनाओं को किस ढंग से संशोधित करता है। वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रोसेस में लाता है, उसी को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि को कहा उन्होंने कि तर्क करते समय व्यक्ति जब तर्क करता है तो वह अपने मन में क्या लाता है, तो त्रितंत्र के आधार पर आता है, क्या लाता है और उसको अपनी सूचनाओं में किस ढंग से प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने को ही कहते हैं बुद्धि। अब वो कैसे करता है, तो कैसे करने के लिए वह किस तरह से करता है, इसको इन्होंने एक प्रोसेस में बताया। वह प्रोसेस इन्होंने समझाया कैसे, ये इन्होंने प्रोसेस बताया इन्होंने कैसे, कि पहले कहते हैं कि सबसे पहले जो है कोई व्यक्ति पहले कोडिंग करता है। जब सूचनाओं को लेता है तो कॉन्टेक्स्ट से, मतलब अपने परिस्थिति से, अपने जो वातावरण है उस वातावरण से वस्तुओं को लेकर के पहले उसकी कोडिंग करता है। तो पहले होता है कोडिंग करना, इनकोडिंग करना। पहला उन्होंने बताया इनकोडिंग करना, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इनकोडिंग करना। इनकोडिंग करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इनकोडिंग करने के बाद व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति जो है उसका अनुमान लगाता है। अनुमान लगाना मतलब क्या होता है, इनफेरिंग करना। वह अनुमान लगाता है। कोडिंग करने के बाद वह अनुमान लगाता है। अनुमान लगाने के बाद क्या करता है, अनुमान लगाने के बाद फिर उसको मैपिंग करता है कि ये क्या है, उसकी मैपिंग करता है। मैपिंग करना, अनुमान लगाने के बाद व्यक्ति जो है उसको मैपिंग करता है। अब मैपिंग करने के बाद फिर क्या करता है, वो मैपिंग करने के बाद उसको रिस्पॉन्स करता है, एप्लीकेशन उसका लगाता है। मैपिंग करने के बाद उसको अप्लाई करता है, एप्लीकेशन लगाता है उसका। एप्लीकेशन लगाना, फिर एप्लीकेशन लगाने के बाद वह जो है एक और कार्य करता है जिसको कहते हैं क्या, रिस्पॉन्स करना। तो यह रिस्पॉन्स करना भी एक प्रक्रिया के तहत आता है। कहते हैं कि जो मानसिक प्रक्रिया है वह कुछ इसी तरह से होती है। इसी तरह से होती है मानसिक की प्रक्रिया है कि जो है वह पहले तर्क करते समय किसी भी वस्तु को, किसी भी बाहर से चीजों को लेकर के क्या करता है वह, तो सबसे पहले वस्तुओं को लेकर के कोई इनकोडिंग करता है। यानी वह वस्तु है क्या, जैसे मैं आपको एक चीज यहीं पे दिखाता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे दो पेन है, दो पेन अलग अलग तरीके से दिख रही है। दो पेन है वो अलग अलग तरीके से दिख रही है, एक का कैप ऊपर है और एक का कैप नीचे। तो आपने जैसे ही देखा तो आपने इसको इनकोडिंग किया। पहले तो इनकोडिंग किया क्या, ये दोनों पेन है, दोनों पेनों को आपने इनकोड किया। इनकोड करने के बाद फिर आपने देखा कि ये पेन जो है ये किस रंग की है, किस कलर की है, या इधर ब्लू कलर की है, इधर ब्लैक कलर की है। तो ब्लू कलर और ब्लैक कलर को आपने क्या किया, इसको अपने पुराने वाले ज्ञान से, पुराने वाले अनुभव से आपने इसको इन्फर किया, यानी इसको रेफर किया यानी अनुमान लगाया। अनुमान का मतलब क्या कि ये तो काली है और यह ब्लैक, यह जो ब्लू है, यह ब्लैक और यह ब्लू है, तो इसके अंदर ब्लैक कलर होगा और इसके अंदर ब्लू कलर होगा। इनके क्या, फिर आपने अपने मस्तिष्क में मैपिंग किया कि नहीं हमको जो है ये कितनी चाहिए, या ये क्या कर सकती है, इसको आपने मैपिंग किया। मैपिंग करने के बाद फिर इसको अप्लाई किया, हाँ नहीं सही है, यह दोनों जो है यह भी लिख सकती है, ये दोनों हमारे काम आ सकती हैं, ये दोनों पेन हमारे काम आ सकती है। तो आपने क्या किया, इसको अप्लाई किया, अपने ज्ञान को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर आपने रिस्पॉन्स दिया कि भाई ये दोनों पेन हमको दे दो, ये दोनों पेन हमारे काम आ सकती है, ये दोनों पेन हमको चाहिए। तो दोनों पेन लेने के लिए आपने रिस्पॉन्स किया। तो सबसे पहले क्या किया, आप मान लीजिए किसी दुकान पर गए,
मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, दुकान वाले को बोला कि भैया हमको पेन दे दो, मार्कर पेन, तो मार्कर पेन के लिए और ढेर सारी मार्कर पेन लेके आया, तो ढेर सारी मार्कर पेन लेके आया, तो आपने इन दोनों पेनों को इनकोड किया, पहले दोनों पेनों को इनकोड किया, देखा कि हमारे काम आ सकती है क्या, इनकोड करने के बाद फिर अपने पुराने वाले ज्ञान के आधार पर इसको रेफर किया, इन्फर किया, यानी अपने अनुमान लगाया, अनुमान लगाने के बाद फिर क्या किया, आपने इन दोनों को मैपिंग किया, मैपिंग क्या कि ये दोनों चीजें हमारे काम की हो सकती हैं, काम की हो सकती है, काम की हो सकती है, कितना काम की हो सकती है उसको आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने बाद रिस्पॉन्स किया कि टीचर को या वो जो वहां पे दुकानदार, और दुकानदार कहा कि भैया हमको ये जो है ये दोनों पेन हमको दे दो, तो आपने रिस्पॉन्स दिया कि हमको ये 2 पेन चाहिए। तो ऐसे ही इनकोडिंग करना, एन्फरिंग करना, मैपिंग करना, एप्लीकेशन करना और रिस्पॉन्स करना, ये 5 प्रक्रियाओं में जो है वो बुद्धि का निर्माण होता है। वही कह रहे हैं कि तर्क करते समय व्यक्ति अपने मन में क्या है उस सूचनाओं को किस ढंग से प्रोसेस में लाता है, यानी उसके मन में क्या आ रहा है उसको किस तरह से प्रोसेस में लेके आ रहा है, उसको किस तरह से प्रोसेस में लेके आ रहा है, उसका कैसे रिस्पॉन्स दे रहा, उसी को कहते हैं क्या, बुद्धि, उसी को कहते हैं बुद्धि। भैया स्टेनबर्ग ने इसके अनुसार जो है सुझाया, इन्हीं पॉइंट के आधार पर सुझाया। इस पे प्रश्न आते हैं, कभी कभी इस पे प्रश्न आते हैं, इसको कभी कभी कोड इसको सही सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछता है कि ये सीक्वेंस में बताओ ये कौन सा सीक्वेंस है, कैटल के अनुसार सीक्वेंस क्या है, तो आप जो है इसको याद रखे रहिए। वहीं ये कहते हैं कि ये आता कैसे, इसको आने के लिए उन्होंने और बातें बताई, इसको आने के लिए उन्होंने और कहा सूचना को प्रोसेस में कैसे लेके आएंगे, सूचना को प्रोसेस में कैसे लेके आएंगे, इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा, सूचना को प्रोसेस लगाने के लिए कि यह तीन तीन इसके उप सिद्धांत हैं, यानी इन्होंने 3 इसके उप सिद्धांत बताए, ये जो प्रक्रिया यह होगी कैसे, तो इसके उन्होंने 3 उप सिद्धांत बताए। इसको तीनों उप सिद्धांत को हम यहाँ ले लेते हैं, ये 3 उप सिद्धांत क्या बता रहे हैं, ताकि हम इसको इसके साथ में इसको रिलेट करेंगे, इसके साथ में इसको रिलेट करेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए 3 सिद्धांत इन्होंने बताया। पहला बताया उन्होंने कंपोनेंट सब थियरी, इन्होंने क्या किया, स्टेनबर्ग ने इसको प्रोसेस करने के लिए सिद्धांत को, जो त्रितंत्र है, त्रितंत्र क्या है मैं यहाँ बता रहा हूँ, अभी तो यहाँ त्रितंत्र नहीं है, त्रितंत्र यहाँ आ रहा है, वो तीनों तंत्र क्या है, वो तीनों तंत्र के आधार पे व्यक्ति प्रोसेस करता है, उन्हीं तीनों तंत्र के आधार पे व्यक्ति प्रोसेस करता है। तो सूचनाओं को, ये जो सूचना है इसको प्रोसेस करने के लिए तीन तीन जो है उप सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। 3 उप सिद्धांत, उसी को कहते हैं क्या, तर्क, उसी को कहते हैं तंत्र। 3 जो सिद्धांत उसी को कहते हैं तंत्र। हाँ ओके, तो इसको जो 3 तंत्र है सूचनाओं को करने के लिए, सूचनाओं को संशोधित करने के लिए, सूचनाओं को प्रक्रिया में लाने के लिए 3 तंत्र काम में आते हैं। 3 तंत्र काम में आते हैं, वो तंत्र क्या है, तो 3 तंत्र काम में आते हैं। उन्होंने 3 तंत्र को बताया क्या, तो पहला तंत्र उन्होंने बताया, पहले तंत्र का जिक्र किया उन्होंने, पहला तंत्र को उन्होंने कहा क्या कि कंपोनेंट सब थियरी, इन्होंने कहा कंपोनेंट, पहले को उन्होंने कहा कंपोनेंट, कंपोनेंट सब थियरी, कंपोनेंट सब थियरी जिसको कहा उन्होंने, नहीं पहले वाले को, ये लास्ट में है, पहले नहीं, पहले आएगा क्या, पहले वाले को उन्होंने कहा कॉन्टेक्सुअल, पहले वाले को उन्होंने कहा कॉन्टेक्सुअल, पहले को उन्होंने कहा कॉन्टेक्सुअल सब थियरी, कॉन्टेक्सुअल सब थियरी को उन्होंने कहा, इसको हिंदी में इन्होंने नाम बताया, क्या कहा, संदर्भात्मक सब थियरी, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, संदर्भात्मक उप सिद्धांत पहला बताया कि पहले क्या है, कॉन्टेक्स्ट, कोई भी वस्तु आएगी, कोई भी कॉन्टेक्स्ट आएगा, मान लीजिए यह वातावरण है, यह एक वातावरण है, इस वातावरण में व्यक्ति क्या देख रहा है, इस वातावरण में व्यक्ति क्या देख रहा है, इस वातावरण में 2 पेन देख रहा है, इस वातावरण में, यह एक वातावरण है, दुकान है, इस दुकान पे वो 2 पेन देखा, तो 2 पेन हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट हो गया, इस कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। तो सूचना को देखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, तो कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति को उसको देखेगा तब जाकर के प्रोसेस में जाएगा, तो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। पहला पहला उन्होंने सब थियरी बताया कि पहले कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, इसको हम और विस्तार बताएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट हुआ, कॉन्टेक्स्ट के बाद उन्होंने बताया कि इसके बाद जो है एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसको एक्सपीरियंस सब थियरी, यानी अनुभवजन्य अनुभवजन्य उप सिद्धांत, यानी अब यहाँ पे इसको, ये एक कॉन्टेक्स्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट के आधार पे इसका पूर्व ज्ञान क्या है या पूर्व अनुभव क्या है, तो पूर्व अनुभव के आधार पे यहाँ पे एक तो कॉन्टेक्स्ट जरूरत पड़ेगी, दूसरा पूर्व अनुभव जरूरत पड़ेगी, और तीसरा घटक की जरूरत पड़ेगी। घटक, घटक का मतलब क्या, कंपोनेंट,
कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। उस कंपोनेंट के आधार पे क्या करेगा, उसको बनाएगा कि क्या क्या इसमें हमको चाहिए, पूरा हमको अभी हाल में क्या जरूरत है, हमको क्या रिस्पॉन्स देना है, तो उस कंपोनेंट के आधार पे जो है बच्चा बताएगा। तो कंपोनेंट की भी चर्चा करेंगे हम। कंपोनेंट मतलब क्या, घटक सिद्धांत, घटक उप सिद्धांत। तो ये कितने तीन के आधार पे, इन्हीं तीनों के आधार पे इनसे जो है एक सफल जो है वह ज्ञान का निर्माण होता है। यानी किसी कॉन्टेक्स्ट में अनुभव के आधार पे, कंपोनेंट के आधार पे जब पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह चलती है। क्या चलती है, तो इनकोडिंग करना, इन्फरिंग करना, मैपिंग करना, एप्लीकेशन करना और साथ साथ में रिस्पॉन्स देना। तो इसके आधार पे जो है यह उन्होंने बताया कि त्रितंत्र सिद्धांत में व्यक्ति जो है वह, कोई भी व्यक्ति बुद्धि का निर्माण कैसे करता है, तो उसके लिए जरूरी पड़ती है तीन तंत्र। ये है कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस और कंपोनेंट। इसी के आधार पे कोई व्यक्ति जो है वह ज्ञान को प्रोसेस में लेके आता है, तभी वह बुद्धि का निर्माण होता है। वह अलग अलग रूपों में हो सकता है। उन्होंने इतना नहीं बताया, जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि ये 9 प्रकार की बुद्धियां हैं, तो वो उन्होंने इतना नहीं बताया। इन्होंने बस इतना ही बताया कि इस आधार पे, इन तीनों के आधार पे व्यक्ति जो है बुद्धि का निर्माण करता था। इनके सिद्धांत को इसीलिए त्रितंत्र सिद्धांत कहा गया। ये कहते हैं कि अगर ये तीनों आपस में परस्पर मिलकर के काम करें, अगर ये तीनों आपस में परस्पर मिलकर के काम करें, तो कोई भी व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होगा। जो कोई भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कोई भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वह कैसे अपने आप को समायोजित करते हैं, तो मतलब अपने आप को समायोजित कैसे करते हैं, नियंत्रित कैसे करते हैं, तो इन तीनों चीजों को आपस में बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद ही जो है वह ये अपना ज्ञान को या अपनी बुद्धि को मेंटेन करके रखते हैं। तो मेंटेन रखने के लिए, जैसे जो लोग बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं, अगर इसमें से किसी भी एक का नियंत्रण नहीं है, अगर कॉन्टेक्स्ट का नियंत्रण नहीं, एक्सपीरियंस का नियंत्रण नहीं है और कंपोनेंट का नियंत्रण नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि का निर्माण उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, इन तीनों का, कंपोनेंट का, एक्सपीरियंस का और ये कॉन्टेक्स्ट का, इन तीनों का आपस में जो है तालमेल होना जरूरी है। तालमेल जब होगा तो व्यक्ति क्या कर पाएगा, वो अपना सफल बुद्धि या एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एक को समझ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है और कंपोनेंट क्या होता है। अब कॉन्टेक्स्ट में कोई भी व्यक्ति, जैसे वातावरण है, मैंने कहा कि एक वातावरण, एक दुकान है, उस दुकान में कोई व्यक्ति, या हम या आप गए दुकान में गए, तो हमने दुकान पे कोई भी चीज मांगी तो वहां से हमने वहां से उस चीज को देखा, और देखने के बाद वहां से हमने सूचनाओं को कलेक्ट किया, और सूचनाओं को लेने के लिए जो है हमें वो एक साधन मिला, वो एक जगह मिली। उसी आधार में हमारे मन में कोई विचार आया। विचार आने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कोई भी अगर हमको विचार आना है, अगर हमारे मस्तिष्क में विचार आ रहा है, तो विचार आने के लिए क्या जरूरत है, किसी कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको विचार आएगा। सपोज करिए, मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ये दिया, दूसरा एग्जांपल, आप कई दिनों से 10 दिनों से घर में बैठे हुए, तो घर में बस आप नहीं, जब जो आपके घर में वस्तुएं बस उतना ही देख रहे हैं, बट जैसे घर में निकले तो देखा कि यार दुकानें खुल रही हैं, और यहाँ पे फल फ्रूट भी नए नए आ गए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो कपड़े वगैरह नए नए आ गए हैं, यहाँ पे खिलौने नए हैं, यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, तो सब कुछ जो नई नई चीजें देख रहे हैं, तो आपका मन बढ़ने लगा। तो आप जो है एक दिन आए, दूसरे दिन में आए, तीसरे दिन में आए, और आपके मन में विचार आने लगा। तो विचार मस्तिष्क में आने के लिए जरूरत किसकी है, तो जरूरत है कॉन्टेक्स्ट की। जैसे आप मान लीजिए, आप हैं आज, आप सभी लोग ऑनलाइन पे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे आए, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ऑनलाइन का एक पहले कॉन्टेक्स्ट आया, कोरोना आया, उस कोरोना के आधार पे सभी लोग ऑनलाइन आने लगे। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट आना भी जरूरी है। पहले सूचनाओं को प्रक्रिया में लाने के लिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है। कोई भी बच्चा अगर सूचना लेके आएगा, उसके मन में कोई विचार आना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट रेडी करना पड़ेगा। तो ये हो गया। दूसरा बात करते हैं एक्सपीरियंस की बात होती है कि इससे बच्चा जो है कार्य को करता है। बच्चा उसको कार्य को करता है। मान लीजिए हमको लगा कि यार ये जो है 2 पेन है, हमको 2 पेन चाहिए। दुकान में हम गए, वहां पे पेन की बात करी, हमने कहा भाई जरा हमको पेन दिखा दो। पेन दिखाया, और आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में लिया, इसको चलाने के बाद देखा कि तो चल नहीं रही है, ये भी चल नहीं रही है, तो आपने क्या किया, सब कुछ कार्य किया, वहां पे कार्य किया, तो एक्सपीरियंस आपको हुआ, यार ये बढ़िया चल रही है, ये वाली पेन हमको चाहिए, ये वाली भी चल रही बढ़िया, इसको भी ये पेन हमको चाहिए। तो आपने वहां पे प्रैक्टिकल किया, कॉन्टेक्स्ट दिखा आपको, कॉन्टेक्स्ट दिखने के बाद आपने उसको ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद प्रैक्टिस करी, उसका एक्सपीरियंस लिया, और एक्सपीरियंस करने के बाद आपके अंदर में कुछ और विचार उत्पन्न हुआ। तो इसके लिए क्या है कि हमको उस परिस्थिति में उसको समझने के लिए, सफल बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब एक्सपीरियंस ले लिया, एक्सपीरियंस लेने के बाद हमारा जो लास्ट का घटक है वो कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट में क्या होता है, इस कंपोनेंट में हम करते हैं क्या, आलोचना करते हैं, विश्लेषणात्मक चिंतन करते हैं। इस कंपोनेंट में आलोचना करते हैं, या आलोचनात्मक या चिंतन करने की प्रक्रिया हमारी इसी वाले में आती है।
आलोचनात्मक और जो है वह चिंतन की प्रक्रिया कि यह पेन कितनी देर तक चलेगी, यह पेन कितनी, आपने पेन तो देख लिया, पेन देखने के बाद आपने पूछा कि यह पेन कितनी देर तक चलेगी, इसका पेन का क्या यह इसको यूजेबल है, क्या यह रिफिलेबल है, क्या इसको रिफिल कर सकते हैं। आपने जैसे ही लिखा तो आपके मन में विचार आया लिखने से, लिखते लिखते ही विचार आया कि क्या हम हम इस पेन को रिफिल कर सकते हैं, क्या कितनी देर तक चलेगी, कैसे चलेगी। तो कैसे चलेगी, तो अब आप ये दोनों के आधार पे, कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंस के आधार पे आपने इसके अलग अलग कंपोनेंट को सोचने की प्रक्रिया करी। तो कंपोनेंट में हम कहते हैं कंपोनेंट में दो तरह की चिंतन की प्रक्रिया होती है कंपोनेंट में। तो क्या होता है, एक होता है आलोचनात्मक ढंग से और दूसरा होता है क्या, विश्लेषणात्मक ढंग से। एक विश्लेषणात्मक ढंग से, एक विश्लेषणात्मक और दूसरा आलोचनात्मक। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन जो है वह आता है कैसे, कंपोनेंट पे। हम दो चीजें देखे, कॉन्टेक्स्ट में गए, कॉन्टेक्स्ट में देखने के बाद हमने एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद हमने देखा कि वह किस प्रकार का हो सकता है। तो होने के बाद हमने उसका विश्लेषण किया, आलोचना करी कि भाई ये ऐसा हो सकता है। तो आलोचना और ये निर्भर किस पर करती है, ये विश्लेषण और आलोचना कैसे करती है। तो इसके लिए जो है स्टर्नबर्ग ने तीन कंपोनेंट बताए, तीन तरह के घटक बताए। इस घटक में भी तीन घटक बताए, इस घटक में भी स्टर्नबर्ग ने तीन घटक बताया। वो तीन घटक क्या थे, तो तीन घटक मैं यहां लिख देता हूं। पहला घटक उन्होंने बताया क्या, मेटा कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट पहला उन्होंने बताया, मेटा कंपोनेंट में क्या होता है कि मेटा कंपोनेंट में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, बिल्कुल छोटी। मेटा मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, जहां पे कॉग्निशन के बाद या जो वस्तु है उस वस्तु के अंदर क्या वस्तु है उसको कहते हैं मेटा। तो मेटा, अब ये कैसे चलेगी, कितनी देर चलेगी, इसके क्या इसमें और कोई कलर आ सकता है, क्या इसमें कोई कोई और चीज होती है, क्या यह फेंका जा सकता है, क्या यह जो है किसी और को हार्म कर सकता है, क्या ऐसे जो पेन होगी उस पेन से हम लिख सकते हैं, कोई और भी लिख सकता है, क्या इस पेन को मात्र व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा सकता है या और कहीं लिखा जा सकता है। ऐसे छोटी छोटी ढेर सारी बातें आलोचना और विश्लेषण में उसको कहते हैं मेटा, मेटा कंपोनेंट के आधार पे सोच जो है विकसित करना वह आता है। तो इसको उन्होंने स्टर्नबर्ग ने कहा कि तीन तरह से घटक में तीन तरह से सोच जो है निर्मित होती है। तो तीन तरह से सोच को उन्होंने कहा, पहला मेटा कंपोनेंट, दूसरी बात करी परफॉर्मेंस कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। दूसरा उन्होंने कहा परफॉर्मेंस कंपोनेंट, पहला उन्होंने कहा मेटा कंपोनेंट, दूसरे कहा उन्होंने परफॉर्मेंस कंपोनेंट। अब परफॉर्मेंस कंपोनेंट में उन्होंने कहा कि आपने सोच तो करी, सोच करने के बाद आप उसको कैसा परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे जो है इन्फर हुआ, मैपिंग हुआ, करने के बाद वो रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, तो उसको कहा उन्होंने परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी उसको आप कैसा प्रदर्शन कैसे कर रहे हो, प्रदर्शन करने के बाद आपका जो निष्पादन कैसा होगा, आपकी उच्च उपलब्धि कैसी होगी। तो उपलब्धि को भी जो है उन्होंने इसमें लिया कि उसी आधार पे भी आपका बुद्धि का निर्माण होता है। तो दूसरा उन्होंने कहा ये। तीसरा उन्होंने कहा कि नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, तीसरे घटक की बात करी इन्होंने, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट इन्होंने बताए। दिख रहा है ना सभी को, नीचे का एरिया दिख रहा है, पहले मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। हाँ, क्या है, ये पहला मेटा कंपोनेंट, दूसरा परफॉर्मेंस कंपोनेंट और तीसरा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ये तीन कंपोनेंट जो है उन्होंने बताया। किसने बताया, स्टर्नबर्ग ने क्यों बताया, तो उन्होंने बताया कि पहले तो कोई व्यक्ति को कॉन्टेक्स्ट मिलता है, कॉन्टेक्स्ट मिलने के बाद उस कॉन्टेक्स्ट को वो अपना अप्लाई करता है, एक्सपीरियंस लेता है, एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर उसका एनालिसिस करता है, उसको एनालाइज करता है, एनालाइज और उसका जो है उसको क्रिटिसाइज करता है, एनालाइज और क्रिटिसाइज करता है कि यह किस तरह से हो सकता है, यह ज्ञान क्या उपयुक्त है नहीं है। बुद्धि उसकी काम करती है, चलना प्रोसेस में आती है, तो प्रोसेस में आने के लिए उन्होंने कहा तीन प्रकार के प्रोसेस में आती है। वो तीन कंपोनेंट जो तीन प्रकार के प्रोसेस में, तीन रूपों में काम करता है। पहला तो उसको सोच जो है उसकी मेटा कॉग्निशन के रूप में आती है, मेटा कंपोनेंट के रूप में आती है। तो मेटा छोटे छोटे चीजों को वह सोचने की कोशिश करता है, फिर उसको वह परफॉर्मेंस में लाता है कि ये छोटी वाली बात कितना जा सकती है, ये वाली बात कितनी जा सकती है, ये वाली बात कितनी जा सकती है। तो उसको परफॉर्मेंस के रूप में देखता है। फिर परफॉर्मेंस के रूप में देखने के बाद फिर क्या करता है, वो सारी चीजों को नॉलेज को एक्वायर करता है। तो ये तीन तीन रूपों में जो है वह ये पूरा का पूरा काम करती है।
तो यहाँ पे जो त्रितंत्र सिद्धांत है जो स्टर्नबर्ग ने दिया, तो स्टर्नबर्ग ने तीन तंत्र कौन कौन से दिए, तो तीन तंत्र मेन ये है, कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस और कंपोनेंट। कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस और कंपोनेंट, ये तीनों में से इन्हीं तीनों के आधार पे कोई सोच जो है एक प्रक्रिया के रूप में काम करती है, कोई से सोच एक प्रक्रिया के रूप में काम करती है। कैसे, तो कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कॉन्टेक्स्ट को लेकर के उसकी इनकोडिंग करता है, इनकोडिंग करने के बाद उसको इन्फर करता है, इन्फर करने के लिए किसी जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। जब वो इन्फर करता है, अप्लाई करता है, जब वो उसको इन्फर करता है, इन्फर करने के लिए किसी जरूरत पड़ती है, उसको जो है वह एक्सपीरियंस जरूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस करने के बाद वो एक्सपीरियंस में फिर मैपिंग करता है, मैपिंग करने के लिए किसी जरूरत पड़ती है, मैपिंग करने के लिए कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, वो मैपिंग करने के लिए कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या आता है, मेटा कंपोनेंट के रूप में वो मैपिंग करता है, फिर परफॉर्मेंस के रूप में मैपिंग करता है। ये जब मैपिंग कर लेता है, मैपिंग करने के बाद फिर उसको अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद फिर वो आता है क्या, एक्सपीरियंस। अप्लाई में फिर से एक्सपीरियंस आ रहा है, फिर से एक्सपीरियंस आया, मतलब जब अप्लाई करेगा उसको कि ज्ञान कहाँ हुआ, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पे अप्लाई करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर वो जो है रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स करेगा तो कहां से जो है उसने नॉलेज एक्वायर किया हुआ है, जो नॉलेज एक्वायर किया हुआ, उस नॉलेज एक्वायर करने के बाद क्या करेगा, वह रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स जो है यह भी ये घटक इसके रूप में, यह पूरी प्रक्रिया के रूप में आता है। ऐसे ही ये कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस, कंपोनेंट, ये 3 पॉइंट, और इसके आधार में कंपोनेंट के 3 पॉइंट कौन कौन से, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस और नॉलेज कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट यहाँ पे, इन्हीं के आधार पे ये 5 प्रक्रियाएं जो है संचालित होती है, जिसका नाम, जिसको इन्होंने देने का काम किया, किसने देने का काम किया, त्रितंत्र के सिद्धांत में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इन्होंने देने का काम किया। इसके पहले क्रिस्टल में थे, मैंने बताया था क्रिस्टल में बस 2 ही बातें थी, मतलब जो है वो तरल ठोस बुद्धि में, तो एक था क्रिस्टल और एक था फ्लूइड। क्रिस्टल और फ्लूइड दो ही बातें थी, एक क्रिस्टल के आधार पे ज्ञान लेना है और एक जो है फ्लूइड के आधार पे ज्ञान लेना है। तो दो के आधार पे, पर जो स्टर्नबर्ग ने कहा यहाँ पे त्रितंत्र सिद्धांत में ये 3 बातें हैं, कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस और जो है वो कंपोनेंट। तो कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस, कंपोनेंट, इसमें 3 बातें जो है कंपोनेंट में आती हैं, कि मेटा के रूप में और परफॉर्मेंस के रूप में और नॉलेज एक्विजिशन के रूप में। तो ये 3 रूप आती हैं, इन्हीं तीनों रूपों के आधार पे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। तो ये था क्या, त्रितंत्र का सिद्धांत। चलिए, अगर यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लेगा, अगर यहां तक में किसी कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लेगा। नाउ इट इज राइट, ओके, खत्म हो गया, तो हम आगे चले। जरा मुझे बताइएगा मैसेज करके, अगर इतना समझ में आया हो तो आगे चले, नहीं अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, तो हम आगे इसमें समझाएं आपको। इतनी बात थी इसमें, इतनी ही बात थी, तो हम आगे चलेंगे। चलिए, मैसेज करिए ये हो गया हो तो। यानी अभी तक हमने बताया आपको, अभी तक मैंने आपको बताया कैटल का तरल ठोस, और फिर उसके बाद मैंने बताया स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र में 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद उसके 3 पॉइंट इसके नीचे, मेटा, परफॉर्मेंस और नॉलेज एक्विजिशन, फिर उसके बाद उसके प्रोसेस की इनकोडिंग, इन्फरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन और रिस्पॉन्स। ये थे 4 पॉइंट। 5 प्रोसेस बता दीजिए, ये 5 प्रोसेस, अच्छा 5 प्रोसेस मैंने पहले बता दिया था। 5 प्रोसेस में, अच्छा दोबारा से, ओके कोई बात नहीं है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो क्या करेगा, सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले किसी वस्तु को क्या करेगा, लेगा। मान लीजिए हमने हमने इस वस्तु को लिया, हम दुकान में गए किसी कॉन्टेक्स्ट में, कोई कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पे हम किसी दुकान में गए, और दुकान में हमने इस वस्तु को देखा, देखने के बाद हमको लगा कि यार हमको पेन चाहिए। हम दुकान में देखे, तो हमने दुकान में देखा बॉक्स, हम आपको घर पे था यार पेन नहीं है, दुकान में गए तो दुकान में आपने देखा बॉक्स, या कोई और दूसरा व्यक्ति ले रहा था, तो लेने से ही आपके मन में आया यार ये वस्तु हमको भी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपके मन में इंकोडिंग स्टार्ट हो गई, यार ये पेन तो हमारे काम की भी है। तो पेन को आपने देखा, पेन के आपके मन में चलने लगा कि ये पेन हमारे काम की है। तो पेन को आपने कहा यार, वो वहां से उठाया, उसके पास रखी हुई थी 2 पेन, आपने उठाया, 2 पेन उठा करके आपने क्या किया, आपने देखना स्टार्ट किया, ये जो हमारे पास जो पहले वाली पेन है ये सेम वैसी है क्या, आपने जो पहले वाली आपके घर पे पेन थी, क्या वो वैसी पेन है या कुछ अलग तरीके की पेन देख रही है। अब अलग तरीके की पेन देख रही है, आपने यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने इनकोड करने के बाद आप इन्फर कर रहे हैं, अपने पुराने वाले ज्ञान से इन्फर कर रहे हैं, आप इन्फर कर रहे हैं, मतलब उसके साथ में लिंक कर रहे हैं। अब लिंक करने के बाद आप उससे क्या कह रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि वो पुरानी वाली पेन जैसी ही ये पेन है। तो अच्छा देखते हैं, पूछते हैं इसको, जरा हम एक बार टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट आपने करना किया, टेस्ट करना आपने शुरू किया, कहीं लिखा, पेन पर लिखा या कहीं लिखा, और उससे पूछा भी, आप खुद टेस्ट कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि भैया ये पेन कैसी है,
ये पेन क्या मतलब यूज एंड थ्रो वाली है, ये पेन जो है इसका यूजेबल है, या ये पेन इसमें लिंक आ सकती है, क्या आ सकती है। तो आपने क्या किया, फिर आप इसको मैपिंग करना स्टार्ट करो अपने मस्तिष्क में मैपिंग करना स्टार्ट कर रहे हो कि इस पेन का क्या काम है, जो हमारी वाली पुरानी घर वाली पेन है और ये पेन, दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क है, आप क्या कर रहे हो, इसमें मैपिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। मैपिंग करना स्टार्ट करो कि क्या यह जरूरी है, क्या यह काम आ सकती है या काम नहीं आ सकती है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, मैपिंग कर रहे हो अपने अपने मन में, मस्तिष्क में व्यवस्था बना रहे हो कि यह किस तरह से अलग है वह पेन और यह पेन अलग कैसे। अगर अगर सेम होगी तो आप लोगे नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, अगर सेम होगी तो आप लोगे नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। अगर ये कुछ अलग है और यह और यूनिक दे रही है, कम पैसे में दे रही है या अच्छा दे रही है, तो आप क्या करोगे, इसको लेने की कोशिश करो। तो लेने की कोशिश करने के लिए आप मैपिंग कर रहे हो, पूरा मैपिंग करने की पूरी प्रक्रिया चला रहे हो। आप क्या करो, मैपिंग करने में कंपोनेंट आता है, मैपिंग करने में कंपोनेंट आता है, कंपोनेंट में मेटाकॉग्निशन और परफॉर्मेंस, ये दोनों काम करता है। मेटाकॉग्निशन और परफॉर्मेंस मैपिंग करने में काम आता है। अब मैपिंग कर दिया आपने, मैपिंग करने के बाद आप अप्लाई कर रहे हो। यार ये दोनों तो मैंने देखा, ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों में अंतर है। पहले वाली जो घर वाली पेन और जो अब वाली पेन है, इन दोनों में अंतर है। अब वाली जो पेन दिखा रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बता रहा है, यह वाकई में लेने की चीज है। ये तो पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, ये नई पेन है, इसको हम और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए आपने क्या किया, फिर आपने जब देखा तो आपने अपना ज्ञान अप्लाई किया, पुराने वाले और इन दोनों में अंतर किया, अंतर करने के बाद आपने अप्लाई किया यहाँ पे आपने जो नॉलेज आपका एडुकेशन है उसके आधार पर आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन आने के बाद आप तुरंत रिस्पॉन्स करो कि भैया ऐसी पेन मेरे को एक नहीं, ऐसी पेन मेरे को 10 चाहिए। आपने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर दिया, भैया मेरे को ऐसी एक पेन नहीं, हमको ऐसी 10 पेन दे दो, और इसका जो लिक्विड भरने वाला है वो भी हमको दे दो, वो भी हमको दे दो। मैं इसका खुद एक मैं उदाहरण अपना एक बता रहा हूँ। ऐसी पेन के लिए हम लोग पेन ये यूज करते हैं। मैं आपको दोनों उदाहरण देता हूँ। रेगुलर में हम लोग ये पेन यूज करते थे, इस वाली पेन को हम जो है इसको रिफिल नहीं कर सकते हैं, मतलब ये रिफिल करनी कर सकते हैं, बट हमको ये मतलब इसके बारे में उतना जानकारी नहीं था कि हम इसको रिफिल कर सकते हैं। तो रिफिल करने के बाद हम गए दुकान पे गए, तो दुकान पे गए लेने के लिए, पेन लेने के लिए, लिखने के लिए। तो उसको बोला कि भैया हमको पेन चाहिए, तो पेन उसने ये दिखाया, बोला कि ये आप इसको रिफिल कर सकते हो। इसको रिफिल करने के बाद उसका डिब्बा भी आता है, रिफिल करने वाला डिब्बा। तो रिफिल करने के लिए आप इसमें पेन इंक डालोगे तो रिफिल हो जाएगा, रिफिल हो जाएगा। तो हम इसको गए, तो हमने कहा भैया अच्छा जरा इसको अप्लाई करते देखते क्या है। तो देखने के लिए जब हमने इसको अप्लाई किया, यानी हम क्या किए, इनकोड किए, इनकोड करने बाद इन्फर किए, इन्फर करने बाद हम अपना अप्लाई कर रहे हैं भाई घर वाली पेन और ये वाली पेन में कितना फर्क है, जो हमारे पास पेन है और इस पेन में कितना फर्क है। तो पेन करने के बाद हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमने उसको अप्लाई करके हमने उसको तुरंत कहा भैया हमको इसका 10 पेन दे दो, 10 पेन दे दो, एक बॉक्स पूरा दे दो और इसका लिक्विड भी दे दो। तो हमने क्या किया, अप्लाई किया। इस तरह से पूरा ज्ञान चलता है। और पूरे ज्ञान में जो है वो बुद्धि काम करती है, बुद्धि इस ज्ञान में काम करती है, और ये बुद्धि ऐसे ही चलती है। अगर कोई अप्लाई ना कर पाए ढंग से, यहाँ पे अगर कोई भी एक चेन टूटती है, अगर कोई भी एक चेन टूटती है तो वहां पे बुद्धि काम नहीं करेगी, वहां पे सफल कार्य निष्पादित नहीं होगा। सफल कार्य निष्पादित नहीं होगा। सफल कार्य निष्पादित क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक चेन टूट रही है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस टूट रहा है, चाहे कंपोनेंट नहीं हो रहा है, कोई एक चेन टूटेगी तो आपका पूरा का पूरा काम नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया कि एक सफल व्यक्ति, एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति इन तीनों में आपस में कोऑर्डिनेशन करके, तालमेल बना करके काम करता है। तो ये थे क्या इसके एग्जांपल। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपने जीवन में, ढेर सारे एग्जांपल जो है आप अपने सेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सामने दिखा तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल आपको दे दिया। चलिए हो गया, तो मैं आ गया हूं, तो आगे चले। अब यहां से ये सिद्धांत जो है यहाँ फिनिश होते हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की। सर रिस्पॉन्स में हिमालय जानी सर, रिस्पॉन्स में क्या कहा, रिस्पॉन्स में कहा कि हमको चाहिए, हमको दे दो। आपने रिस्पांस में कहा कि अगर जैसा आपको पास रिस्पांस है, मतलब आपको जैसा उचित लगा, अनुचित लगा, आपको लगा यार ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों तो सेम ही है भाई, नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं चाहिए, ये काम नहीं चाहिए, तो आप रिस्पांस में ना भी कर सकते हो, रिस्पांस में हाँ भी कर सकते हो। वो रिस्पांस कैसे आएगा, वो रिस्पांस आएगा आपकी इन चारों प्रक्रियाओं के आधार पे, ये वाली के आधार पे आपका रिस्पांस आएगा। अगर इसमें से कोई एक चेन टूटती है, अगर एक चेन टूटती है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, तो आप रिस्पांस आप ना में दोगे। अगर यहाँ पे सारी चेन आप चाहे सारी चेन अगर आपको समझ में आती है, सारा कुछ सही हो रहा है, तो आप रिस्पॉन्स हमें दोगे। या अगर सारी बातें समझ में आ रही है और आपको बहुत परफेक्ट है, तभी भी आप ना दोगे। यानी दोनों है, अगर आपको उचित लगा तो आप हाँ कहोगे, अगर आपको अनुचित लगा तो रिस्पॉन्स में आप ना कहोगे। रिस्पॉन्स मतलब क्या, आप उत्तर दे रहे हो। जैसे आप मुझसे मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, चैट बॉक्स में आपको देख रहा हूँ, देख करके मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, देख करके मैं जवाब दे रहा हूँ, यानी मेरा क्या है, मेरा प्रोसेस काम कर रहा है। मैं इनकोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके चैट बॉक्स को इनकोड कर रहा हूँ। चैट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है उसको इनकोड कर रहा हूँ, जबकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, जबकि चैट बॉक्स में इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा ना, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनकोड कर रहा हूँ, मैं उसको इन्फर कर रहा हूँ कि आपने पुराना वाला प्रश्न पूछा था, अभी प्रश्न पूछा था, मैं इन्फर कर रहा हूँ। इन्फर करने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं मैपिंग कर रहा हूँ। अच्छा ये वाला जवाब यहाँ पे ये भूला हुआ था, नहीं
मैंने पीछे ही प्रश्न पूछा तो मैं उसका तुरंत मैंने कहा तो हो गया, जाने दो, हो गया, ऐसी बात नहीं करना। अभी नया बात, जैसे अभी आप पूछा कि 5 प्रोसेस जरा बता दीजिए, 5 प्रोसेस में मैंने तुरंत बताना स्टार्ट किया, नहीं तो मैं आगे जा रहा था। मैं आगे जा रहा था, मैंने प्रोसेस किया, मैंने इनकोड किया प्रश्न, यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने इन्फर किया क्या ये पूछना चाह रहे हैं, फिर मैं उसको मैपिंग कर रहा हूँ कि क्या इसका जवाब देना है, फिर मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, देने के बाद फिर मैं उसका रिस्पॉन्स भी ले रहा हूँ, मैं खुद भी रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, आपसे भी रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, ये दोनों रिस्पॉन्स की भी घटना हो रही है। तो इस तरह से जो पूरा पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है। इसमें ये 3 कंपोनेंट काम आते हैं, ये इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, ट्रायरेडिक थ्योरी या त्रितंत्र सिद्धांत। आपको समझ में आ गया होगा तो हाँ बोलिएगा, नहीं आया होगा तो एक बार और उदाहरण लेंगे। अगर आ गया हो तो बता दीजिएगा, नहीं आया होगा तो आगे चलेंगे, उसमें एक बार एक उदाहरण और बताएंगे। ओके, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, यहां से पढ़ते हैं बुद्धि, बुद्धि के परीक्षण। बुद्धि के परीक्षण के बारे में हमने बहुत बता दिया हुआ है, बुद्धि का परीक्षण क्या होता है, आईक्यू टेस्ट के बारे में बता दिया, आईक्यू टेस्ट का मैंने पूरा का पूरा ग्राफ बता दिया, उस पर चर्चा नहीं करनी है, बस हमको बताना है टेस्ट क्या होता है, टेस्ट के कितने प्रकार होते हैं, वो टेस्ट के प्रकार के बारे में चर्चा करनी है, बस उतना ही बताऊंगा मैं, क्योंकि आधी बातें तो मैं बता चुका हूं आपको बुद्धि के मापन में। अब यहां से तीसरा वाला एरिया स्टार्ट होता है, यहां से तीसरा वाला स्टार्ट होता है, एरिया हमारा तीन, दो दो एरिया हमारी फिनिश हो गई, हमारी दो एरिया जो है वो फिनिश हो चुकी है। अभी तक हमने शुरू शुरू में 3 एरिया बताया था जिसके आधार पर हमको पूरा का पूरा बुद्धि पढ़ना बताओ, 3 एरिया क्या है जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, वो तीनों एरिया क्या थे जिस पर हमने चर्चा करी हुई थी। एक में मैंने कहा था कि एक में बुद्धि की कॉन्सेप्ट, बुद्धि की संकल्पना समझेंगे, और दूसरे मैंने कहा था कि बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे, और तीसरे मैंने कहा था कि बुद्धि का मापन समझेंगे। वो 3 मैंने एरिया बताया था, जरा वो तीनों एरिया मुझे बताइए, वो तीनों एरिया मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, वो तीनों एरिया क्या थे, वो 3 एरिया क्या थे, वो तीनों एरिया मुझे बताइए, 3 पक्ष क्या थे, क्रियात्मक पक्ष, ओके, क्रियात्मक पक्ष, अभी हमको क्रियात्मक पक्ष पढ़ना है या पहले क्रियात्मक पक्ष था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, सही बात है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और जो ऑपरेशनल, सही बात है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और ऑपरेशनल। तो यहाँ पे हमने हमने जो है वो फंक्शन में पढ़ा हुआ था कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या, बुद्धि क्या है, तो हमारा कॉन्सेप्ट मतलब खत्म हो गया था, फंक्शन उसका खत्म हो गया था, फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, बुद्धि के सिद्धांत हमने खत्म कर लिए, अब यहाँ से हमको इसका ऑपरेशन पढ़ना है कि बुद्धि का मापन क्या है, ऑपरेशन में आएगा क्या, ऑपरेशनल एस्पेक्ट में आएगा हमारा बुद्धि का मापन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट, इसमें क्या आएगा, बुद्धि का मापन, बुद्धि का मापन कैसे करेंगे इसी के बारे में हमको जानना है, चलिए बुद्धि के मापन के बारे में समझेंगे, यहीं से हमको बुद्धि का मापन समझना है। ओके, ऑपरेशनल में, हाँ, ऑपरेशनल में, सही बात है, ऑपरेशनल, चलिए तो यहां से हम बुद्धि के मापन के बारे में समझते हैं, पहले समझ लेते हैं कि जो है बुद्धि का मापन है क्या, उसके बारे में समझ लेते हैं। बुद्धि परीक्षण है क्या, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को समझेंगे। बुद्धि परीक्षण, जैसे बुद्धि हमको पता चल गई कि इसकी ये बुद्धि उसकी वो बुद्धि है, सारे लोगों ने बता दिया अपना अपना, जस्ट, हाँ, चलिए
सॉरी टू डिस्टर्ब। चलिए चलते हैं, यहां से पढ़ेंगे हम बुद्धि के सिद्धांत को, बुद्धि का सिद्धांत नहीं, बुद्धि के टेस्ट को, बुद्धि परीक्षण। हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट में, बुद्धि का मापन पढ़ेंगे। बुद्धि के मापन पढ़ने से पहले हम बुद्धि टेस्ट पढ़ लेते हैं। बुद्धि टेस्ट में भी हमने पढ़ लिया हुआ था, बुद्धि का टेस्ट में हमने आईक्यू पढ़ लिया हुआ था। आईक्यू आईक्यू क्या होता है उसके बारे में जान लिया होता, आईक्यू की पूरी हिस्ट्री जान ली हुई थी। हिस्ट्री जानने के बाद हमने आईक्यू का ग्राफ भी समझ लिया होता, उतना पूरा काम खत्म हो गया था। जो हमको बेसिक हमको जानना है, जिस पर प्रश्न आते हैं उस पर हमने जान लिया होता। थोड़े प्रश्न और आते हैं, प्रश्न और अलग तरीके से आते हैं कि आईक्यू टेस्ट होता क्या है और उसमें किस किस प्रकार से होता है, शाब्दिक टेस्ट क्या होता है और अशाब्दिक क्या होता है, व्यक्तिगत क्या होता है और जो समूह क्या होता है उसके बारे में होता है। चलिए हम समझ लेते हैं। तो आईक्यू टेस्ट के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से अपना बताया हुआ है। अभी तक हमने पढ़ा ही, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने आईक्यू मतलब इसको इंटेलिजेंस टेस्ट को अलग अलग तरीके से बताया है। इंटेलिजेंस टेस्ट को अलग अलग तरीके से बताया हुआ है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इंटेलिजेंस टेस्ट को बताया हुआ है। तो अलग अलग इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रकार समझ लेते हैं। यहाँ पे हम प्रकार समझ लेते हैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को हम देखते हैं तो इसकी जो है मेनली दो तरीके से इसके टेस्ट होते हैं। मेनली दो तरीके से इसको समझते हैं, दो तरीके से समझते हैं। एक को कहते हैं, एक को कहते हैं एक आधार पे और दूसरे को कहते हैं दूसरे आधार पे। पहले वाले को कहते हैं जो है वह क्रियान्वयन, क्रियान्वयन या प्रशासनिक आधार पे, इसको कहते हैं क्रियान्वयन, क्रियान्वयन या प्रशासनिक आधार पे। कैसे प्रशासनिक करना है उसको, प्रशासनिक आधार पर। बुद्धि का जो प्रकार है हमारा, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस के जो प्रकार है, अलग अलग प्रकार के बुद्धि के परीक्षण होते हैं। तो उसको जो है दो तरीके से लेते हैं, क्रियान्वयन या प्रशासनिक आधार पे, और दूसरे को लेते हैं क्या, वह भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पे। भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पे, कार्य निष्पादन के आधार पर ये दो प्रकार से बुद्धि का परीक्षण देखते हैं। अब इसमें जब हम क्रियान्वयन करते हैं, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या देखते हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद हम देखते हैं कि ये दो प्रकार से लेते हैं। एक तो लेते हैं हम कैसे इसको प्रशासनिक करेंगे, मतलब हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, क्रियान्वित कैसे करेंगे। तो क्रियान्वित करने के लिए हम या तो इंडिविजुअल रूप में करते हैं या तो ग्रुप में करते हैं। जब हम टेस्ट को करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई कोई भी टेस्ट है, इंटेलिजेंस का कोई भी टेस्ट हो, चाहे बीने का बात कर लें, चाहे साइमन का बात कर लें, चाहे हम जो है थॉर्नडाइक की बात कर लें, चाहे हम जो है वो मल्टीपल हार्वर्ड गार्डनर की बात कर लें, चाहे हम जो है किसी की बात कर लें, जिसके भी सिद्धांत है, जिनका भी बना हुआ है, जिन लोगों, चाहे एसएफबी हो, चाहे सिग्मund फ्रॉम बोर्ड हो, चाहे कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स हो, चाहे विस्क हो, चाहे जितने भी भारतीय बैटरी हो, जितने भी टेस्ट है, उस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट जब करना है, अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए दो तरीके से, अप्लाई करने के लिए दो तरीके लेते हैं। पहला तरीका है, एक को कहते हैं, एक को कहते हैं क्या, व्यक्तिगत आधार पे, एक को कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक को कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक को कहते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रूप में, यानी व्यक्तिगत, हमें पहले मेरा, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका, ऐसे व्यक्तिगत रूप में एक 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 करके व्यक्तिगत रूप में करते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है, जो दूसरा टेस्ट होता है उसे कहते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण टेस्ट, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक को कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरे को कहते हैं, ये किसका आधार पे, प्रशासनिक करने के आधार पे, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं जहां पे बच्चे को टेस्ट के लिए बैठाते हैं, तो बैठाएंगे टेस्ट के लिए, या हम टेस्ट अपने को अप्लाई करेंगे, तो टेस्ट अप्लाई करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप में अप्लाई करेंगे, या फिर हम पूरे समूह में सबको एक साथ बैठा लिया और एक ही टेस्ट दे दिया। तो इनके बारे में हम अभी अलग में इस विचार में और चर्चा करेंगे। और यहाँ बात करते हैं भाषा प्रयोग के आधार पे। तो भाषा प्रयोग के आधार पे क्या होता है, यहाँ पे भी जो है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे भी पहला होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ पे भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग के लिए पहला करते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। एक हो गया शाब्दिक, तो दूसरा होगा क्या, अशाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। एक होगा वर्बल और दूसरा होगा नॉन वर्बल, वर्बल वर्बल बुद्धि परीक्षण और दूसरा नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण। तीसरा जो है वो होता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, कार्य करवा करके, क्रियात्मक, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक मतलब हम उसको अप्लाई कराते हैं, कुछ देते हैं, करने के लिए देते हैं, भाई ये करो, करके बताओ। जैसे हम कोई मेज ले लें या फिर हम कोई पजल ले लें, पजल ले लें, ये ले लें, उसको अगर बोला करके बताओ हमको, तो करके बताओ, बच्चा वहां पे करके बता रहा है, तो करके बताएगा तो क्या होगा, उसे कहेंगे क्या, उसे कहते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। वही अभाषिक, अशाब्दिक हो गया। एक होता है चौथा अभाषिक, हालांकि अभाषिक भी अशाब्दिक में ही आता है, अभाषिक। तो छोड़िए,
तीन ही रखिए, तीन रखते हैं। ये अभाषिक, पहला शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक। शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक ये तीन रूपों में आते हैं, चार रूप नहीं। अभाषिक जो है वो अशाब्दिक में ही आता है, अभाषिक या अशाब्दिक जैसे ही है। तो कि शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक ये तीन रूप यहाँ पे हैं, दो रूप यहाँ पे हैं। तो हमको खाली पढ़ना है कहाँ पे, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ना है और इन दोनों के बारे में पढ़ना है। इन्हीं दोनों के बारे में चर्चाएं आती हैं। तो हमको दो के बारे में आती है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है, व्यक्तिगत तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है, और शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है। ये दोनों और ये दोनों के बीच में ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो हमको इसको जानना है। हालांकि हम क्रियात्मक को भी आगे हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह जो है, चलिए अब हम यहाँ से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि परीक्षण के बारे में, बुद्धि कैसे बनी, तो पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई हुई थी, बीने से लेकर के कहां से लेकर के मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी हुई थी। उस पर चर्चा आपको नहीं करनी है, मैंने पूरा बता दिया हुआ है। तो बताने के बाद मैं आईक्यू मैंने बताया हुआ था। फिर वहां से जब टेस्ट बने, उसके बाद जो टेस्ट बने, उसी टेस्ट के आधार पे जब सारे लोगों ने किया तो मानसिक आयु भी आई। मानसिक आयु के आधार पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने थ्योरी के आधार पे, जो मैंने पीछे थ्योरी बताई है, उन्हीं थ्योरी के आधार पे सभी लोगों ने अपने अपने टेस्ट का निर्माण किया। सभी लोगों ने अपने अपने टेस्ट का निर्माण किया, और वह टेस्ट जो है उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में अप्लाई किया, शाब्दिक रूप में और अशाब्दिक रूप में अप्लाई किया, और उसी आधार पे जो है आईक्यू टेस्ट निकाला। तो चलिए हम एक एक के बारे में एक एक की चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, सबसे पहले इसमें अंतर समझ लेते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बीच में अंतर समझते हैं। चलिए यहाँ से हमको और थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि इस पर प्रश्न आते हैं, तो इस प्रश्नों को हमें जानना जरूरी है, इसके अर्थों को हमको जानना जरूरी है। ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में समझते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और इधर ले लेते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण समझ लेते हैं क्या क्या है। पहले लेते हैं, पहले बुद्धि पर व्यक्तिगत को लेते हैं। तो व्यक्तिगत को लेते हैं, आत्मा राम जी का आने का टाइम है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए यह क्या है, यहाँ पे बात करते हैं व्यक्तिगत, तो क्या होगा, एक समय में एक ही व्यक्ति लिया जा सकता है, एक समय में एक ही व्यक्ति। जब भी हम टेस्ट करेंगे इसका, एक समय में एक व्यक्ति, एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण हो सकता है। एक समय में एक व्यक्ति, यहाँ पे क्या होगा, अधिक, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण हम कर सकते हैं। एक समय में एक व्यक्ति, और यहाँ पे एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे जो है समय, इसमें समय जो है वह अधिक लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति पर करना है, तो एक व्यक्ति पर करने के लिए हमको समय ज्यादा लगेगा। इसमें समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। अगर एक एक को करने जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, भाई इनको करो, इनको करो, इनको करो, सबको करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। यहाँ पे अगर हम समूह में करेंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा, समय कम लगता है। तो एक हो गया, हम नंबर के आधार पे, फिर हमने टाइम के आधार पे ले लिया। टाइम के आधार पे अब ले लेते हैं क्या, हम खर्च के आधार पे लेते हैं। तो खर्च इसमें अधिक लगता है, अगर हमको सबको ज्यादा अलग अलग करना है तो हमको अलग अलग प्रकार का खर्च कराना पड़ेगा, तो खर्च ज्यादा लगता है, खर्च ज्यादा लगता है। अब खर्च ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, खर्च के लिए सभी बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस के होते हैं, ध्यान करिएगा। खर्च कैसे लगेगा, तो खर्च लगेगा कैसे, सारे बच्चे, सारे व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हैं। तो कोई शाब्दिक का होगा, कोई अशाब्दिक का होगा, कोई क्रियात्मक का होगा, कोई शाब्दिक का होगा, कोई अशाब्दिक होगा, क्रियात्मक का होगा। शाब्दिक में कोई अलग प्रकार का होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बड़ा होगा। तो सबके लिए एक ही टेस्ट नहीं अप्लाई होगा, सबके लिए एक ही टेस्ट नहीं अप्लाई होगा। सब सारे बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कैसे खर्च ज्यादा कैसे लगेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। अब ये तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों व्यक्तियों पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। ये तीनों व्यक्ति अलग अलग है, ये देखिए ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब ये अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का, इसके लिए अलग टेस्ट अप्लाई होगा, इसके लिए अलग टेस्ट अप्लाई होगा, इसके लिए अलग टेस्ट अप्लाई होगा। मान ले रहे हम कह रहे हैं कि ये तीनों यही है, ये तीनों एक ही जाति, एक ही कैटेगरी के, तीनों स्टार वाले हैं, तीनों स्टार वाले हैं, तो तीनों को स्टार वाला ही टेस्ट लगेगा, तीनों को स्टार वाला है। ये कई प्रकार के, ये वाला ये कई सारे हैं, ऐसे ही बच्चे सारे हैं, तो एक ही टेस्ट यहाँ पे सबको लगेगा। यहाँ पे खर्च क्या होगा, कम लगेगा, यहाँ खर्च क्या होगा, ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये 2 साल का बच्चा हो, ये 4 साल का बच्चा हो, ये 10 साल का बच्चा हो। तो 2 साल वाले बच्चे को 10 साल वाला टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 2 साल वाले बच्चे पर 10 साल वाला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, अगर ये 2 साल वाला टेस्ट अगर ये करेगा तो उसका IQ ज्यादा आएगा, क्योंकि ये तुरंत कर लेगा।
तुरंत कर लेगा तो टेस्ट जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए इसके लिए अलग टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए अलग टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए अलग टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं ये अगर सभी एक समान ही है तो समान है तो समय कम लगेगा, एक ही टेस्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये सारे एक ही जैसे हैं, सारे एक ही जैसे, तो इसलिए यहाँ पे टेस्ट एक ही। जैसे मान लीजिए सीटेट, मान लीजिए रीट में क्या है, रीट में एक ही क्वेश्चन बनेगा, रीट में एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो एक क्वेश्चन सभी पर अप्लाई होगा, सभी पर, वो चाहे 1 लाख लोग ले एग्जाम दे, चाहे 2 लाख ले, चाहे 50 लाख ले, चाहे 1 करोड़ लोग दे, टेस्ट एक ही है, एक ही टेस्ट है, वो पूरे ग्रुप में हो रहा है, पूरे ग्रुप में हो रहा है। वहां पे ग्रुप में सबकी बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है, सबका एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जा रहा है, सबका एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जा रहा है। वहां पे क्या होगा, सारे लोगों का एक एक संदर्भ में सबका टेस्ट दिया जा रहा है, तो पूरा ग्रुप होगा। वहीं इंडिविजुअल में क्या होगा, अगर उसमें से उसके बाद एक एक व्यक्ति से एक एक लोगों का इंटरव्यू लिया गया, मतलब अब क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई करने जब इंटरव्यू होगा तो क्या होगा, वह व्यक्तिगत परीक्षण होगा। वहां पे आपका एक बच्चे के आधार पे प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पे समय ज्यादा लगेगा, इसलिए रिक्रूटमेंट में समय ज्यादा लगता है। वहां पे जब अप्लाई होता है, बच्चे जब एग्जाम देते हैं उसमें समय कम लगता है। तो यहाँ पे एक है क्या, इसमें खर्च ज्यादा लगता है और इसमें खर्च कम लगता है। चलिए हो गया, यहाँ पे खर्च हो गया, खर्च ज्यादा ज्यादा लगता है और इसमें खर्च कम लगता है, खर्च कम लगता है। तो बात करते हैं आगे की बात करते हैं। और क्या, यह इसमें जो है अभिरुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण लगाया जा सकता है। इसमें अभिरुचि परीक्षण, इस वाले परीक्षण में मैंने अभी बताया आपको, अभिरुचि, अभियोग्यता, मान लीजिए अभिरुचि को कहेंगे एप्टीट्यूड या इसको कहेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड टेस्ट जैसा टेस्ट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हम कोई भी सामान्य व्यक्तियों के लिए निर्देश के लिए हम जो है ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक कोई गुण का पता लगाने के लिए जो है किसी एक नहीं, पूरा मेजर ग्रुप का पता लगाने के लिए, बड़े ग्रुप, बड़े समूह का बुद्धि स्तर जैसे हम यहाँ बात कर सकते हैं। तो क्या यहाँ बात कर लें, सीटेट, रीट, इसके क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, सीटेट, रीट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। वहीं चलिए आगे बात करते हैं, पांचवें पे बात करते हैं। तो पांचवें में इन परीक्षणों का जो है प्रशासन मौखिक विधि का प्रयोग होता है। इसमें जो है मैंने कहा था कि इसमें क्या होगा, इसमें वाइवा या इंटरव्यू, लिया जाता है। इसमें वाइवा या इंटरव्यू लिया जाता है और इसमें क्या है, इसमें लिखित परीक्षाएं होती हैं, इसमें लिखित परीक्षाएं होती हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें प्रश्नों को बनाने में कठिनाई होती है, यहाँ पे प्रश्नों को बनाने में कठिनाई होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बनाना है, प्रश्नों को बनाने में कठिनाई होती है। यहाँ पे सारे बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बन रहे हैं तो इसलिए कठिनाई होगी। यहाँ पे कठिनाई नहीं है, यहाँ प्रश्नों को बनाने में सरलता से बन जाता है, सरलता से बन जाता है। ऐसे प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप उसका जवाब दीजिएगा। बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है, छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है, छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि छोटे बालकों के लिए करना होगा तो यह उपयुक्त होगा। यह क्या है, यह बड़े बच्चों के लिए, बड़े बालकों के लिए उपयुक्त है। तो आगे चलते हैं, 8वां पॉइंट लेते हैं। इसमें क्या है, यह व्यक्तिगत योग्यता की जांच और नैदानिक जांच के लिए जो किया जाता है। यहाँ पे व्यक्तिगत योग्यता के लिए इसका परीक्षण, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य होता है व्यक्तिगत योग्यता जांच करना, व्यक्तिगत योग्यता या नैदानिक जांच के लिए, नैदानिक जांच के लिए किया जाता है। अगर नैदानिक जांच करनी है, व्यक्तिगत योग्यता करनी है तो इसके लिए यह किया जाता है। यहाँ पे क्या है, इसमें जो है व्यक्तियों का चयन और वर्गीकरण करने के लिए, व्यक्तियों का चयन और वर्गीकरण करने के लिए, चयन एवं वर्गीकरण के लिए किया जाता है। ओके, तो ऐसे ही अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है कि इसमें कोई सीमा का बंधन नहीं होता, कब लेना है, इसमें किसी प्रकार की सीमा नहीं है। यह क्या है, वह टाइम बाउंड नहीं होता है। यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं होता है, टाइम बाउंड नहीं होता है।
जबकि इसमें क्या होता है, इसमें टाइम बाउंड होता है, इसमें 45 से 90 मिनट में पूरा कर लिया जाता है। 45 से 90 मिनट में पूरा कर लिया जाता है। तो आप कहेंगे कि रीड तो 45 से 90 मिनट में नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि रीड तो 45 से 90 मिनट नहीं होता है, तो मैंने खाली रीड का एक एग्जांपल आपको दिया था। यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट की, यहाँ पे हो रही है ग्रुप टेस्ट की, यहाँ पे बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है। तो बुद्धि परीक्षण के लिए 45 से 90 मिनट में दिया जाता है। यहाँ पे कोई टाइम बाउंड नहीं था, बच्चा जब जैसे करना चाहे वैसे करा जा सकता है। तो इस तरह से जो है यह बुद्धि परीक्षण में हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बीच में आपको अंतर बताया। यहाँ तक हो गया। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बुद्धि परीक्षण में ये समय कम लगता है, इसमें समय ज्यादा लगता है। इसमें जो है मतलब इसमें समय ज्यादा लगता है, समय कम। इसमें एक व्यक्ति का होता है, इसमें अधिक व्यक्ति का होता है। इसमें खर्च ज्यादा लगता है, इसमें खर्च कम लगता है। इसमें अभिरुचि अभियोग्यता का हो सकता है, इसमें जो है रीट और सीटेट जैसा हो सकता है। इसमें वाइवा इंटरव्यू लिया जाता है, इसमें लिखित परीक्षा ली जाती है। यह प्रश्नों को बनाने में कठिनाई होती है, ऐसे प्रश्नों को बनाने में सरलता होती है। यह छोटे बच्चों के लिए होता है, यहाँ बड़े बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए प्रयोग होता है। यह व्यक्तिगत योग्यता या नैदानिक जांच के लिए होता है, या चयन या वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। इसमें टाइम बाउंड नहीं होता है, इसमें 45 से 90 मिनट का टाइम बाउंड होता है। किसमें? बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत में, और जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इन दोनों के बीच में मैंने अंतर आपको बताया। चलिए अब यहां से बात करते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक की। हो गया हो तो आगे चले, हो गया हो तो आगे चले, तुरंत जवाब करिए। अभी हमको अभी अभी बहुत सारा बात बताना है। अगर हो गया हो, अगर आप नहीं लिए हो तो इसका स्क्रीन ले लीजिए, तो मैं आगे चलूं। अब यहां से बात करेंगे हम, यहां से बात करेंगे हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। चलिए शाब्दिक और अशाब्दिक की बात कर लेते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप और इंडिविजुअल पे तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें से प्रश्न आते हैं जो अभी मैं बता रहा हूं, शाब्दिक और अशाब्दिक, इसमें से प्रश्न ज्यादा आते हैं। जो ये इसमें प्रश्न पीडीपी में भी आते हैं, और इसमें प्रश्न जो है पेडागोजी में भी आते हैं। दोनों जगह पे इसमें इससे प्रश्न आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। शाब्दिक और अशाब्दिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें प्रश्न आते हैं। अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक, और बहुत ट्रिकी प्रश्न होते हैं। ट्रिकी प्रश्न एक जैसे ही दिखते हैं ये, तो आप कंफ्यूज होंगे उसमें कौन सा किसको कहेंगे शाब्दिक, किसको कहेंगे अशाब्दिक, क्या कंफ्यूज होंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो शाब्दिक और अशाब्दिक को समझ लेते हैं। अभी तक हमने ग्रुप और इंडिविजुअल को समझा, तो वो बहुत आसान है। ग्रुप और इंडिविजुअल बहुत आसान है, बट इसको थोड़ा समझना हमको पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है शाब्दिक और अशाब्दिक है। किसको कहेंगे शाब्दिक, किसको कहेंगे अशाब्दिक, यही पहले सबसे पहले जान लेते हैं। किसको कहेंगे शाब्दिक और इसको कहेंगे अशाब्दिक। जहां पे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जहां पे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जहां पे लिखित प्रयोग हो रहा है, जहां पे सब कुछ प्रयोग हो रहा है, यानी बोला जा रहा है, वर्बल जहां पे बोला जा रहा है, जहां पे वर्बल या जहां लिखित करके बोला जा रहा है, उसे कहेंगे क्या? शाब्दिक, उसे कहेंगे शाब्दिक। शाब्दिक में भाषिक आता है, शाब्दिक में भाषिक आता है। जितने भी हैं यहाँ पे, ये दोनों अगर बात करें तो ये दोनों भाषिक में ही है, ये दोनों भाषिक में ही है। इसीलिए वहां पे मैं एक बात कर रहा था, अभाषिक की बात कर रहा था। ये दोनों क्या है? ये शाब्दिक और अशाब्दिक, ये दोनों भाषिक में आते हैं। इसके बाद जो आता था वो मैं कह रहा था आभाषिक में आता है, जबकि मैंने आभाषिक को नहीं लिया। कहीं कहीं इसको दोनों के जैसा ही मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला शाब्दिक में क्या है? शाब्दिक में जो जो व्यक्ति बोल करके, कह करके या लिख करके जो प्रदर्शित हो रहा है, उसे कहेंगे शाब्दिक। शाब्दिक यहाँ पे जो बोल करके लिख करके नहीं हो रहा है, जो बोल करके लिख करके नहीं हो रहा, वैसे ही प्रदर्शित किया जा रहा है, वैसे ही पूछा जा रहा है, उसे कहेंगे क्या? अशाब्दिक। अशाब्दिक। तो चलिए बात करते हैं नॉन वर्बल जिसको कहते हैं। यहाँ बात करते हैं शाब्दिक में टेस्ट में क्या करेंगे। तो ऐसे प्रकार के शब्दों में भाषा के माध्यम से परीक्षाएं प्रस्तुत करी जाती हैं, भाषा के माध्यम से, शाब्दिक भाषा के माध्यम से, शाब्दिक भाषा के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। शाब्दिक भाषा के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। इसमें बच्चों को शाब्दिक भाषा का परीक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है वह रेखा चित्रों, आकृतियों या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से, रेखा चित्रों, आकृतियों, ये सब क्या है? ये सब अशाब्दिक है। रेखा चित्रों आकृतियों, स्थूल वस्तुओं यानी कंक्रीट वस्तुएं, स्थूल वस्तुओं के माध्यम से, अब इसमें क्या कहा जाएगा? इसे बोला जाएगा, बताओ अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये वस्तु रखी, इसका नाम बताओ, ये वस्तु इसमें नाम बताओ कि ये यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ कहा गया एक जो है, यहाँ पे एक बताया गया कि एक ये बॉल बनाई गई। अब बॉल में कहा गया कि इस बॉल में कितनी धारियां हैं,
इस बॉल में कितनी धारियां बताओ, तो धारियां बताएगा 2। कितनी धारियां हैं, तो 2। अब यहाँ पे कह दिया कि एक जानवर है, मान लीजिए एक ये कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, यहाँ पे इसके कितने हाथ और कितने पैर हैं, या कितनी इसमें कितने एंगल लगे हुए हैं, तो कहेगा 1 2 3 4 4। यहाँ कहा गया कि अच्छा इसमें बताओ कितनी लाइनें बनाई गई हैं, तो लाइन बनाने के लिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। तो ऐसे वो बच्चा बताएगा 4 5 नाम, जैसे आपने पूछा नाम, अपना नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, ये सब क्या है, ये सब बुद्धि परीक्षण है। कौन से, ये सब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पे अगर पूछा गया, रेखा चित्र बनाया गया या आकृतियां दी गई, स्थूल वस्तु दी गई, उनके माध्यम से अगर पूछा जा रहा है, खाली उसको करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या होगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषा तथा संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। क्या, जो जिसका अगर शाब्दिक परीक्षण लेना है तो उसको भाषा और संख्याओं का ज्ञान, न्यूमेरिक भी इसी में आता है, भाषा और संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। भाषा और संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। बच्चे का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण करना है तो ये आपको पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा कि व्यक्ति को भाषा और संख्या आती है क्या, तभी जाकर के उसका होगा। यहाँ पे भाषा और संख्या का कोई जरूरत नहीं है, अंकों का ज्ञान कोई आवश्यक नहीं, भाषा और अंकों का ज्ञान कोई आवश्यक नहीं है। भाषा एवं अंकों का ज्ञान आवश्यक नहीं है, भाषा एवं अंकों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो विदाउट भाषा और विदाउट अंक के हम यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, यह अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है, यह निर्माण और प्रशासन की अपेक्षाकृत कम सरल और कम खर्चीला होता है। यह कम खर्चीला होता है, क्योंकि बोलना ही है, बोल करके ले लेना, एक बार टेस्ट आ गया उसको जो कर लेने, यह कम खर्चीला होता है। यानी इसका निर्माण के ध्यान से देखें तो निर्माण करने की जरूरत नहीं, खाली बोलना है, तो बोल करके हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो है बनाना पड़ता है, बच्चों के आधार पे इसको बनाना पड़ता है। निर्माण एवं प्रशासन जटिल होता है, निर्माण एवं प्रशासन जटिल होता है। इसके लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ती है, प्रशिक्षित लोग की आवश्यकता पड़ती है, प्रशिक्षित लोग की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। शाब्दिक परीक्षण में शब्द, वाक्य, रिक्त स्थान, इन सब का प्रयोग करा जाता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें शब्द विलोम, रिक्त स्थान, जोड़ी मिलान, टिक लगाना आदि लिया जा सकता है। इसमें क्या है, अशाब्दिक में क्या होगा, तो अशाब्दिक में जो है हम चित्रों को पहचानना, उसको चित्रों को उसके अंग मिलाना, अंग पूर्ति करना, ये सब जो है उसमें लिया जाता है। आकृतियां बनाना, ये सब नॉन वर्बल में लिया जाता है। आकृतियां बनाना, गुटकों को जोड़ना, ये सब इसमें लिया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं। तो अगले में इसमें समय का बंधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसमें समय बंधन नहीं होता है, टाइम बाउंड नहीं होता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें टाइम बाउंड होता है। इसमें टाइम बाउंड के आधार पे समय सीमा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। समय सीमा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें सभी को स्टॉप वॉच के जरिए यहाँ पे देखा जाता है। तो ये थे क्या, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए ये है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है, यहाँ पे ये छोटे बच्चों के लिए, अक्सर छोटे बच्चों के लिए लिया जाती है। छोटे बच्चे जिनको भाषा और न्यूमेरिक का उतना ज्ञान नहीं होता है, जिनके पास भाषा और न्यूमेरिक का ज्ञान नहीं होता है, उसके लिए ये वाला लिया जाता है। भाषा और न्यूमेरिक का ज्ञान नहीं है उसको, जिसको भाषा न्यूमेरिक ज्ञान हो जाता है नहीं, वो बड़ा बच्चा है, तो बड़े बच्चों के लिए ये लिया जाता है। तो ये बड़े बच्चों के लिए और ये छोटे बच्चों के लिए लिया जाता है शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं। ये भी अब हमने ग्रुप को ध्यान में रखेंगे, इंडिविजुअल को ध्यान में रखेंगे, बुद्धि शाब्दिक को ध्यान में रखेंगे, अशाब्दिक को ध्यान में रखेंगे, और क्या क्या चीज लिए जाती है बुद्धि परीक्षण करने के लिए। बुद्धि परीक्षण के लिए कौन कौन सी चीजें, टूल या कौन कौन से साधन लिए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ये हो गया, तो आगे बढ़े। सर हमारे डेफ बच्चे भी अशाब्दिक में आते हैं। हमारे हमारे बच्चों के लिए, हाँ अगर हमारे बच्चों के लिए ये उनको ज्ञान नहीं है, कुछ बच्चों को अगर ज्ञान होगा वो बोल तो नहीं सकते बट लिख सकते हैं, तो लिख करके अगर कर सकते हैं तो उनको ये शाब्दिक लेंगे। अगर बच्चे लिख करके नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए अशाब्दिक का ज्ञान करेंगे। और चाहे कोई भी बच्चा हो, कोई बच्चा हो, सबसे पहला जो टेस्ट लेते हैं वो सबसे पहला टेस्ट जो है हम अशाब्दिक से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अशाब्दिक से स्टार्ट करते हैं, अशाब्दिक के बाद बच्चे का जब हमको एज पता चल जाता है तो हम उसको शाब्दिक टेस्ट पे भी करते हैं। अक्सर हम बच्चों पर ध्यान करते हैं कि दोनों टेस्ट यूज करते हैं, ये वाला टेस्ट और ये वाला टेस्ट। ये वाले टेस्ट पे कितना आईक्यू आ रहा है और ये वाले टेस्ट पे कितना आईक्यू आ रहा है, दोनों पे, दोनों पॉइंट पे। 2 पॉइंट, क्या 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा, जरा बोलिएगा, क्लियर करिए। सर क्या पूछ रहे हैं, 2 पॉइंट। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, माइक ऑन है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया, तो आगे बढ़े। पूछ रहा सर, आपने कुछ 2 पॉइंट पूछा हुआ है, दूसरे वाला सर। चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम बढ़ेंगे बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कार्य। तब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ, तब तक यहाँ पे आप लोग का कमेंट आता रहेगा, वो मैं देखता रहूंगा। बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कार्य क्या है। बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कार्य क्या है। प्रयुक्त किए जाने वाले कार्य कौन कौन से होते हैं, यानी क्या क्या चीज लेते हैं इसमें, क्या क्या चीज लेते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेकेंड 2 पॉइंट बता दीजिए, सेकेंड डिफरेंस। नहीं मैं समझ नहीं रहा आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। सेकेंड डिफरेंस क्या कहना चाह रहे हो आप, जरा माइक ऑन करके पूछिए, माइक ऑन करके सर पूछिए। आपकी बात मैं ज्ञान, नहीं समझ पा रहा क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि आप बहुत छोटे शब्दों में बता रहे हैं। क्विक 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 क्विक, मनीष अपनी आवाज ऑन करिए और पूछिए। माइक क्लियर नहीं है, मेरी माइक क्लियर नहीं है, आपकी माइक क्लियर नहीं है। अच्छा, तो पूछना क्या चाह रहे हो उसको पूरा लिख करके बताओ ना, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो पूरा लिख करके बताओ, तो मैं आपको बताऊं। तो बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कार्य के बारे में पूछे। भाई, मेरा संख्या और अंक। सर दूसरा पॉइंट जो भाषा और संख्याओं का अंक ज्ञान आवश्यक है के बारे में, संख्या और अंक ज्ञान आवश्यक है। अच्छा ये पूछना चाह रहे हो। चलिए, मैंने बताया हुआ था कि शाब्दिक परीक्षण में भाषा तथा संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। अब भाषा और संख्या का ज्ञान मैं अभी इसमें आएगा, इसमें भी मैं बताऊंगा। मैंने कहा था कि इसमें शाब्दिक में, वर्बल में, वर्बल में क्या है, जैसे वर्बल दिख रहा है, वर्बल का मतलब होता है बोल करके, वर्बल मतलब होता है बोल करके। यहाँ पे बोलने के लिए क्या जरूरी होगी, तो अगर बोलने का टेस्ट करना है, यहाँ पे बच्चे को संख्या ज्ञान, शब्द ज्ञान होना जरूरी है। शब्द ज्ञान बोल करके भी और शब्द ज्ञान लिख करके भी। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम बताओ, तो नाम बताओ तो वो कहेगा सोनू। सोनू बोलने भी आना चाहिए, सोनू लिखने भी आना चाहिए, बच्चे को सोनू लिखने और बोलने दोनों आना चाहिए, यह यहाँ जरूरी है। तो सोनू बोलना और सोनू लिखना आना चाहिए साथ साथ में। अगर हमने कहा कि चलो अच्छा 22 लिखो, तो 22 का ज्ञान बच्चे को 22 सुनना भी आना चाहिए और 22 लिखना भी आना चाहिए, ये दोनों ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। जबकि यहाँ पे ज्ञान नहीं, यहाँ पे आकृतियों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे इस साइड में और शब्द में आकृतियां होती हैं, आकृतियां होती हैं, यहाँ पे जो है वो अलग अलग चीजें और भी चीजें होती हैं। भाषा और अंकों का ज्ञान यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे जो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, जबकि यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए तो अब ऐसे इसी संबंधित और है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, तो लेते हैं यहाँ पे हम क्या क्या प्रयुक्त किए जाने वाले कार्य क्या लेते हैं। तो पहले हम सूचना लेते हैं, सूचना ग्रहण करते हैं, सूचना पहले लेते हैं, सूचना, बच्चों की सूचना ग्रहण करते हैं। सूचना ग्रहण कैसे करेंगे, सूचना के माध्यम से। बुद्धि परीक्षण कैसे करेंगे, सूचना के माध्यम से, सूचना के माध्यम से। तो कैसे करेंगे, तो पूछेंगे बच्चे से, जैसे कुत्ते की कितनी टांग होती है, हमने पूछ लिया, हमने बुद्धि परीक्षण हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो पूछा हमने कुत्ते की कितनी टांग होती है, कुत्ते की कितनी टांग,
यहाँ पे कुत्ता दिखाया और कुत्ते को दिखा कर पूछा कुत्ते की कितनी टांग है, तो बच्चा बताएगा क्या, कुत्ते की टांग 4 है। या लिखो यहाँ पे खाली हमने अगर इतना ही पूछ लिया, दिखा दिया कुत्ते की टांग कितनी है, तो अगर इतना खाली कह देगा 4, वो खाली दिखा देगा तो वो कह देंगे हम क्या 4। तो यहाँ पे क्या है, वो नॉन वर्बल है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम यही हमने कहा कि कुत्ते की टांग कितनी होती है, बताओ, लिख करके बताओ, लिख करके बताओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्बल टेस्ट उसका ले रहे हैं, वर्बल टेस्ट। वही चलिए बात करते हैं, ये हो गया सूचना लेकर के हम ले सकते हैं। दूसरे में लेते हैं शाब्दिक प्रयोग के जरिए। शाब्दिक प्रयोग के जरिए, शाब्दिक प्रयोग अलग से दे रहे हैं। शाब्दिक प्रयोग के माध्यम से तो क्या होगा, शाब्दिक प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे बुलवाकर बच्चे को बोलो, चलो यही, हाँ बच्चे ने बताया कि यहाँ पे बता दिया। अगर हमने पूछा, बच्चा सुन रहा है, हमने बोला बच्चा सुन रहा है, सुन करके उसने कहा कि 1 टांग 2 टांग 3 टांग, मतलब या भी जितनी भी है बच्चे की 4 टांग, तो 4 टांग बच्चे ने बताया, तो ये खाली बता दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 बता दिया, तो हम खाली उतना ही अभी समझेंगे। बट हम यहाँ पे कह रहे बोलो कितनी टांग, तो हम यहाँ पे बोलवा कर ले सकते हैं, ये हो गया शाब्दिक, बोलवा कर ले सकते हैं। और क्या, समानार्थी शब्द करवा सकते हैं बच्चों को। अच्छा चलो बताओ समानार्थी क्या होगा, सूर्य का समानार्थी क्या होगा, बताओ। समानार्थी शब्द ले सकते हैं, जैसे आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, विलोम शब्द आपके आपके भाषा में पूछे जाते हैं, तो विलोम शब्द हो सकता है, विलोम शब्द ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, बच्चों से रिक्त स्थान भरवा कर ले सकते हैं, रिक्त स्थान, ये सब क्या होगा, ये शाब्दिक परीक्षण में आएगा। शाब्दिक परीक्षण में बुलवाकर, समानार्थी, विलोम शब्द, ये सब हम कार्य जो है वो ले सकते हैं। वही हम कह रहे हैं अंक में, आंकिक प्रयोग में क्या ले सकते हैं, न्यूमेरिकल में आंकिक प्रयोग से क्या हो सकता है, उसमें क्या करेंगे, तो आंकिक प्रयोग में के माध्यम से क्या करेंगे, तो आंकिक प्रयोग के माध्यम से जैसे ले लेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आप लोगों को एग्जाम में दिए जाते हैं, नंबर सीरीज दिए जाते हैं, वहीं पे क्या, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, जहां पे आपको क्या आ जाए, अच्छा 1 लिखा है यहाँ पे, फिर डैश लिखा है, 3 लिखा है, फिर यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे डैश लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, फिर डैश लिखा है, भरो, बीच में क्या भरेंगे, तो बीच में बच्चा क्या करेगा, इस नंबर सीरीज को पूरा करेगा। ऐसे अरिथमेटिक ले सकते हैं, ऐसे जो है ऑपरेशन ले सकते हैं, कि बताओ अच्छा यहाँ पे 5 लिखा है, 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे डैश 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 दिया हुआ है, यहाँ बराबर दिया है, यहाँ 15 लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो ऑपरेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से काम बच्चे से ले सकते हैं, जिसमें आंकिक प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी इस प्रकार के भी बुद्धि परीक्षण हम करवाते हैं, लेते हैं। आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है, तो अमूर्त चिंतन के माध्यम से, अमूर्त चिंतन के माध्यम से, तो अमूर्त चिंतन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं सिमिलरिटी बताओ, सिमिलरिटी बताओ, हमने 2 चीज दे दिए, 2 चीज दे दिया, एक चीज यहाँ पे है और एक चीज यहाँ पे है, बताओ इसमें सिमिलरिटी क्या है, इसमें सिमिलरिटी क्या है, या इसमें डिफरेंसेस क्या है, इस वाले चित्र में इस वाले चित्र में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे अमूर्त चिंतन करेगा बच्चा। तो अमूर्त चिंतन को सिमिलरिटी और डिफरेंसेस ले सकते हैं, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, क्लासिफिकेशन करा सकते हैं, क्लासिफिकेशन, कोडिंग करा सकते हैं। तो कोडिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब जो है वो हम किसमें लेंगे, अमूर्त चिंतन में। तो अमूर्त चिंतन के माध्यम से, ये सब क्रियाओं के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। आकृति के माध्यम से क्या करेंगे, अगला आएगा आकृति के माध्यम से, आकृति के माध्यम से, आकृति के माध्यम से क्या करेंगे, तो आकृति के माध्यम से जैसे फिगर मीनिंग पूछ ले रहे हैं, कोई फिगर बता दे, उसका मीनिंग बताओ। जैसे हमने कहा कि ये इसका बताओ ये क्या है, ये ले सकते हैं। या हमने कहा ये बताओ ये क्या है, ये बताओ। या इसको हमने कहीं गुटके में भरने के लिए कह दिया, तो भी हम ले सकते हैं, गुटके में चलो भरो, मैट्रिक्स प्रोग्रेशन करो। या हमने कह दिया कि यहाँ पे हमने जो पजल ले लिया, पजल भरने के लिए ले लो, तो पजल ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रोग्रेशन, मैट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे स्थूल सामग्री के माध्यम से, यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट के माध्यम से, स्थूल सामग्री के माध्यम से। तो स्थूल सामग्री के माध्यम से क्या ले सकते हैं, जैसे हमने कहा कि चलो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मीनिंग बताओ, उसका अर्थ बताओ। ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताने के लिए ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करना ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी काउंटिंग करके बताओ, ये भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट को असेंबल करके बताओ, उसको मिला करके बताओ,
ऑब्जेक्ट की असेंबली ले सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का मीनिंग, ऑब्जेक्ट का काउंटिंग, ऑब्जेक्ट का असेंबली ले सकते हैं। कोई भी वस्तु है उसको हमने मिलाने के लिए कह दिया कि ये अलग अलग है, पजल अलग अलग है, हमने चित्र बना दिया, ये चित्र है, चित्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलग अलग कर दिए, चलो इसको मिलाओ, तो हम क्या कर दिया, असेंबल करने के लिए दिए। या ये चित्र में ये टुकड़ा कितना है, 1 2 3 कितने टुकड़े हैं, तो टुकड़े गिन के बताओ। अब ये टुकड़ा बना दिया, इसका मीनिंग बताओ क्या हुआ। तो इस तरह से भी हम वह स्थूल सामग्री से ले सकते हैं। तो ऐसे ही ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करा करके हम शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण करते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण करते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल परीक्षण करते हैं। तो शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण करने के लिए हम ले सकते हैं सूचनाओं का माध्यम ले सकते हैं, शाब्दिक परीक्षण ले सकते हैं, आंकिक प्रयोग ले सकते हैं, अमूर्त चिंतन ले सकते हैं, आकृति ले सकते हैं, स्थूल सामग्री ले सकते हैं। इसके आधार पे हम शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो है ये बुद्धि मापन के में किए जाने वाले कार्य हैं। चलिए अब यहां से समझ लेते हैं क्या उपयोग क्या है, बुद्धि मापन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये हो गया हो तो हम आगे चले, बुद्धि मापन का उपयोग क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। हो गया हो तो आगे चले, हो गया हो तो आगे चले, हो गया तो आगे चले, मैसेज करिए। ओके, चलिए तो अब यहां से समझते हैं बुद्धि मापन के उपयोग, बुद्धि मापन के उपयोग। बुद्धि मापन का उपयोग समझ लेते हैं। बुद्धि मापन का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये हुआ एजुकेशन में होगा, व्यापार में हो सकता है, यानी सबसे पहले कहाँ होगा, तो सबसे पहले एजुकेशन में होगा, बच्चों को दाखिला देने के लिए, एजुकेशन में बच्चे को दाखिला देने के लिए, बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए, या बच्चे को जो है एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करने के लिए, या बच्चे को किसी गुण में, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो डांसिंग में हो, वहां पे हो बच्चे को दाखिल लेने के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। तो हो गया एजुकेशनल यूज। और क्या होगा, तो हम कह सकते हैं वोकेशनल यूज, बच्चे को रोजगार देने के लिए। वोकेशनल यूज जैसे आपका रीट है, सी टेट है, या फिर और कोई भी टेस्ट आप दे के आते हैं, वो सारे टेस्ट जो है वो वोकेशनल यूज के लिए होते हैं। और क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक यूज, यानी बच्चे का निदानात्मक परीक्षण करने के लिए ले सकते हैं। वहीं रिसर्च के पर्पज से भी ले सकते हैं, इसको रिसर्च के पर्पज से भी करते हैं। रिसर्च यूज अगर उसको किसी को कहीं लेके जाना तो वहां पे कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यूज, ये जो है इन जगहों पे हम इसका बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे था हमारा बुद्धि, बुद्धि यहाँ पे पूरा फिनिश होता है, बुद्धि का काम पूरा फिनिश होता है। 10:45 हो गया है यहाँ से। तो मैं रिवीजन तो अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय रिवीजन में ज्यादा लगेगा, कम से कम रिवीजन करने में 10 मिनट लगेगा, रिवीजन करने में 10 मिनट कम से कम लगेगा। तो आप अगर कहें तो हम रिवीजन कर दें, नहीं तो फिर मैं यहीं से स्लाइड शेयर कर देता हूं, आप देख लीजिए। आप लोग माइक ऑन कर लीजिए। रिवीजन करना है या मैं खाली यहाँ से शेयर कर दूं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो मैं मुझे पूछ ले, आपकी मर्जी है सर। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी कैसे होगी, आप कहें तो बता दें। हाँ मनीष, मनीष मेरी मर्जी है सिर्फ नहीं है, मैं मेरी मर्जी से तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट आप लोगों की मर्जी भी जरूरी है मेरे लिए। अगर आप कहेंगे पढ़ाने की तो पढ़ाएं इसको, क्योंकि 10:45 हो गया है, तो आप लोगों को कहीं दूसरे काम होंगे, तो इसलिए मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। रिवीजन करवाओ एक बार। तो चलें अभी कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि 10:45 हो रहा है, समय ज्यादा हो रहा है। ओके, चलिए तो रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन करने में समय देख लेते हैं कितना समय लगेगा। ठीक है, तो रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन भी करवा देते हैं, खत्म करते हैं रिवीजन भी।
हैं कितने लोग जुड़े? 19 लोग हैं, देखिए 19 लोग ही हैं, बहुत सारे लोग हैं भी नहीं। चलिए तो देख लेते हैं, रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन को समझ लेते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, हमने ये थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा हुआ था। इसमें मैंने कुल अलग अलग प्रकार की थ्योरी पढ़ी हुई थी। तो अलग अलग प्रकार की थ्योरी पढ़ी हुई थी। सबसे पहली थ्योरी जो हमने पढ़ी हुई थी, सबसे पहली वाली थ्योरी थी हमारी कौन सी? वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी, वन फैक्टर थ्योरी जिसको दिया हुआ था किसने? तो टर्मन और बीने ने दिया हुआ था। वन फैक्टर थ्योरी किसने दिया हुआ था? तो टर्मन और बीने ने दिया हुआ था। टर्मन एवं बीने ने, टर्मन एवं बीने ने दिया हुआ था। इन्होंने कहा कि बस थ्योरी में, सिद्धांत में बस एक ही कारक जो है वो काम आता है। सर स्लाइड के माध्यम से करवा दीजिए, ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए ठीक है, आप लोग जैसा कहें वैसे ही करते हैं। चलिए स्लाइड के माध्यम से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पहली बात करते हैं, यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हमने बताया था एक तत्व सिद्धांत, पहला सिद्धांत था एक तत्व सिद्धांत, जिसको कि बीने और टर्मन ने, वन फैक्टर थ्योरी, जिसको बीने और टर्नर ने दिया था। बीने और टर्मन ने, इन्होंने कहा बस मात्र एक एक जो सिद्धांत है वही काम आता है, बस एक सिद्धांत वही काम आता है, उसी के आधार पे जो है करवाया जाता है। चलिए तो मैं थोड़ा बैठ जाऊं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उसके बाद उन्होंने कहा कि बी फैक्टर, दो कारक, एक फैक्टर हो गया, उसके बाद दूसरा कारक, दूसरे कारक के बारे में चर्चा करी, दूसरे कारक के बारे में चर्चा करी। दूसरा कारक यहाँ पे टू फैक्टर 1904 में, दूसरा वाला फैक्टर जो है ये हो गया पहला, यहाँ पे दूसरा, दूसरा फैक्टर जो है वो कहा गया कि द्विकारक सिद्धांत 1904 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने दिया, जिसमें उन्होंने दो तत्व बताए, एक को कहा उन्होंने एस फैक्टर और दूसरे को कहा जी फैक्टर। तो एक यहाँ पे ये फैक्टर था, ये जी फैक्टर था। इस जी फैक्टर में अलग अलग प्रकार की चीजें जो है वो शामिल थी, अलग अलग प्रकार की चीजें, एस फैक्टर और जी फैक्टर दोनों शामिल थे। यहाँ पे जो ये वाला है ये एस फैक्टर है और अंदर जो है वो जी फैक्टर है, दो फैक्टर थे। जो जी फैक्टर है वो अनुवांशिक होता था और जो एस फैक्टर है वो एस फैक्टर वह एक्वायर किया हुआ होता था, वह वातावरण से एक्वायर करता था। तो ये दो फैक्टर जो है स्पीयरमैन ने बताया था। अब उसके बाद आगे जाकर के जो तीसरी वाली थ्योरी है, दो थ्योरी होगी, तीसरी थ्योरी के बारे में जो है बताया, तीसरी थ्योरी के बारे में बताया, तीसरी थ्योरी के बारे में जो है बताया किसने? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कहा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक इन्होंने कहा कि एक ही है, एक है, इसके अंदर बहुत सारे असंख्य असंख्य चीजें होती हैं, असंख्य, एक मस्तिष्क में ढेर सारे असंख्य चीजें जो होती हैं उन्हीं के आधार पर बुद्धि निर्माण करती है। अब इसमें इन्होंने कुल अलग अलग प्रकार की योग्यताएं बताई, अलग अलग प्रकार की योग्यताओं को चर्चा किया इन्होंने। इसमें आंकिक का ज्ञान किया, इसमें आंकिक योग्यता के बारे में, शाब्दिक योग्यता के बारे में, दिशा योग्यता के बारे में बताया, तर्क योग्यता के बारे में बताया, स्मरण शक्ति के बारे में बताया और भाषण योग्यता के बारे में बताया। इनके आधार पर भी कुछ बुद्धि के तत्व इन्होंने बताए, बुद्धि के तत्व बताए। इस पर भी प्रश्न आते हैं, थॉर्नडाइक के अलग अलग बहुकारक सिद्धांत में कौन कौन सी योग्यता उन्होंने चर्चा करी। तो आंकिक योग्यता की, जिसको कि एन एस ऐसे करके, एन एस ऐसे करके जो है उन्होंने बताया, ऐसे आंकिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता, इन सब योग्यताओं के बारे में जो उन्होंने थॉर्नडाइक ने इसको समझाया। फिर उसके बाद चौथा वाला थियरी, चौथी थियरी जो थी वो चौथी थियरी की चर्चा हुई थर्स्टन के रूप में। चौथी थियरी जो है वो थर्स्टन के रूप में हुई चर्चा कि थर्स्टन ने 1938 में बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के बारे में बताया। समूह तत्व क्या बताया? उन्होंने एक ये सिद्धांत है, इसके आजू बाजू कई तत्व जो मिलकर के काम करते हैं, इसके आजू बाजू कई तत्व मिलकर के काम आते हैं। एक तत्व यहाँ पे काम आता है तो दूसरा तत्व जो है ये यहाँ पे भी काम आता है, इसके मिलकर के भी काम करते हैं, ऐसे समूह तत्व के रूप में काम आते हैं। तो समूह तत्व के बारे में बताया। समूह तत्व में इन्होंने कहा, इसमें भी इन्होंने कहा कि जो है यह वी वर्बल के रूप में, एस जो है स्पेशल के रूप में, नंबर के रूप में, वर्ड मेमोरी के रूप में, परसेप्चुअल के रूप में, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के रूप में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में, ऐसे इन्होंने कुल 9 तत्व बताए। तो 9 तत्व में क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल इन्होंने 9 तत्व बताए। थर्स्टन जी ने 9 तत्व बताए। इन्हीं 9 तत्वों के आधार पे व्यक्ति एक दूसरे से उसकी एक नहीं कई सारे समूह में व्यक्ति जो है बुद्धि का काम करता है। एक बुद्धि नहीं बनती है, कई सारी बुद्धियां बनती है।
तो यहाँ पे विजुअल, स्पेशियल, न्यूमेरिकल, वर्ड, मेमोरी, परसेप्चुअल, इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो अब इसके बाद जो है चौथी थियरी हो गई। पांचवी थियरी के बारे में जो है चर्चा हुई थी। तो पांचवी थियरी थी वह फिलिप वर्नन की थी। फिलिप वर्नन जी ने क्या कहा, ये इन्होंने बर्ट के साथ में 1960 में पदानुक्रमिक सिद्धांत बताया। इन्होंने क्या बताया, पदानुक्रमिक सिद्धांत, कि पहले ये है, उसके नीचे ये होगा, फिर उसके 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 नीचे ये होगा, फिर उसके नीचे इसके अलग अलग होंगे। तो ये उन्होंने पदानुक्रमिक सिद्धांत के रूप में बताया कि इसमें एक जो है वो मेन फैक्टर होगा, जिसको कहेंगे, एक जो मेन फैक्टर उसको जी फैक्टर कहेंगे, जनरल होगा। फिर उसके बाद में एक मेजर होगा, एक माइनर होगा और एक स्पेशल होगा। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग रूप बताए। तो एक फिलिप वर्नन का हो गया। फिर बात आई जेपी गिलफोर्ड की। जेपी गिलफोर्ड की बात आई। जेपी गिलफोर्ड जी क्या कहते हैं, उन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया। त्रिआयामी यानी एक संरचना है, एक गुटक है, उस गुटक में तीन आयाम है, उस गुटक के तीन आयाम है, तीन आयाम है। तो तीन आयाम है, एक यह और एक यह, तीन आयाम। तीनों आयामों को उन्होंने नाम दिया। एक को जो है उन्होंने कहा कि वस्तुकारक, यानी एक को कहा उन्होंने कंटेंट, एक को कहा उन्होंने कंटेंट, और दूसरे को कहा ऑपरेशन, संक्रिया, ऑपरेशन, और तीसरे को कहा उन्होंने प्रोडक्ट, तो जो है ये कंटेंट, वह संक्रिया और वह उत्पाद, कंटेंट, संक्रिया मतलब विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद के रूप में उन्होंने चर्चा करी। अब इसमें से उन्होंने सभी में अलग अलग प्रकार के उन्होंने बताया कि विषय वस्तु में 5, संक्रिया में 6 और उत्पाद में 6। तो पहली बार में इन्होंने तीन रूप इसको बताए। तो पहली बार में जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पहली बार में जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, इस तरह से मिलाकर के 120 जो है वो मानसिक प्रक्रियाएं उन्होंने बताया, 120 मानसिक प्रक्रियाएं। फिर उन्होंने 150 मानसिक प्रक्रिया बताए। फिर उन्होंने 180 मानसिक प्रक्रियाएं बताई, 180 मानसिक प्रक्रियाएं बताई। पहले बार में यह एक बार में 4 थे, फिर दूसरी बार में इसमें जो कारक थे, कारक 5 की जगह पे 6 बताए, फिर उसके बाद 6 बताए। तो इस तरह से जो है उन्होंने कारकों को बताया, गिलफोर्ड जी ने बताया। फिर बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर की। जो अगली थियरी थी हार्वर्ड गार्डनर की थी। हार्वर्ड गार्डनर जी ने क्या कहा कि इन्होंने जो है बुद्धि को बहुबुद्धि के रूप में समझाया, बुद्धि को बहुबुद्धि के रूप में समझाया। इसकी बहुत सारी आलोचना भी हुई। इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया, इन्होंने कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, इन्होंने बस कारक, इन्होंने थियरी बताई। थियरी के आधार पर कहा कि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के, यानी एक व्यक्ति में एक से अधिक जो है क्षमता देखी जा सकती है। तो उन्होंने म्यूजिकल, काइनेस्थेटिकल, लॉजिकल, इसे मिलाकर के कुल 9 प्रकार के बताए। 7 तो पहली बार में उन्होंने सुझाया, फिर एक उसके बाद में सुझाया, फिर एक उसके बाद में उन्होंने सुझाया। ऐसे कुल मिलाकर के 9 जो है 9 बुद्धि के प्रकार इन्होंने बताया, बुद्धि के लोग बताए। उसी के आधार पे, बुद्धि के आधार पे इन्होंने बताया कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास लॉजिकल रीजनिंग है, किसी के पास लॉजिकल इंटेलिजेंस है, तो वह क्या बन सकता है, किसी के पास स्पेशियल इंटेलिजेंस है तो वह क्या बन सकता है, किसी के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो वह क्या बन सकता है, किसी के पास जो है वह इंटरपर्सनल है तो वह क्या बन सकता है, किसी के पास इंट्रापर्सनल है तो क्या बन सकता है, किसी के पास एग्जिस्टेंशियल जो इंटेलिजेंस है तो वह क्या बन सकता है। सबसे लास्ट में जो है वह एग्जिस्टेंशियल जो है वह इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने चर्चा करी। तो ऐसे हार्वर्ड गार्डनर जी ने इनकी थियरी को समझाया हुआ था। फिर एक प्रतिदर्श सिद्धांत का नाम था। तो प्रतिदर्श सिद्धांत में थॉमसन ने दिया, इन्होंने कहा कि कोई एक मॉडल प्रस्तुत करना है, उसी मॉडल के आधार पे उसकी बुद्धि का निर्माण किया जाता है। यह बहुत उतनी प्रचलित नहीं है प्रतिदर्श सिद्धांत, तो इसलिए हमने इस पर बहुत चर्चा नहीं करी हुई थी। फिर उसके बाद जो चर्चा हुई थी आज जो हमने चर्चा करी वह आरवी कैटल की। आरवी कैटल ने 1903 में फ्लूइड क्रिस्टल इंटेलिजेंस के नाम दिया, जिसको कि एक को कहा गया तरल और दूसरे को कहा गया ठोस क्रिस्टल। एक को फ्लूइड कहा गया, दूसरे को क्रिस्टल कहा गया। इन्हीं दोनों से मिलकर के फ्लूइड का जो है वह फ्लूइड क्रिस्टल इंटेलिजेंस थ्योरी बनी। इन दोनों के मिलकर के बना। यहाँ पे जो तरल वाला जो ठोस है वह जो उसको कहा गया जेनेटिक, कि जन्म से मिलता है। फ्लूइड जो है वो वातावरण से मिलता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद 1985 में रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया कॉन्टेक्सुअल एक्सपीरियंस एंड कंपोनेंट। कॉन्टेक्सुअल एक्सपीरियंस और कंपोनेंट में भी उन्होंने 3 बताए। और इसके कुल 5 प्रकार की प्रक्रिया बताई, जो मैंने अभी आपके सामने जो है वो प्रदर्शित करी। तो एक प्रक्रिया जो है ये, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ऐसे कुल मिलाकर के 5 प्रक्रियाओं को मिलाकर के ये रॉबर्ट गेगने का जो है ये सिद्धांत था। अब इसमें जो है ये खाली 3 तंत्र के नाम से प्रदर्शित है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 तंत्र आपको समझाया, कॉन्टेक्सुअल, एक्सपीरियंस और कंपोनेंट। अभी आज ही हाल में समझाया तो उसको इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे पूरे थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी थियरी हो गई। तो सबसे पहली थियरी 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5,
ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई 9 और ये हो गई 10। इसके अलावा एक और थियरी है जिसका नाम है पियाजे, पियाजे की थियरी। पियाजे की थियरी जो कि किसमें आती है, संज्ञानात्मक में आती है। तो हमने पियाजे की थियरी को इसलिए नहीं लिया कि हम यहाँ पे सारे फैक्टर के आधार पर मैंने जाने हैं, सारे फैक्टर के आधार पे, फैक्टर के आधार की थ्योरी जो है ये 10 है। इन 10 थ्योरी, हालांकि 10 थ्योरी के अलावा भी थ्योरी है, ये मेन 10 थ्योरी जो है वो हमारे एजुकेशन में पूछी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी है, बट यहाँ पे 10 थ्योरी जो है वो एजुकेशन में काम आती है। इन 10 में से प्रश्न आता है, इन 10 में से प्रश्न आता है। तो आज मैंने आपके सामने ये पूरे सिद्धांत के बारे में भी चर्चा कर दी। अब यहाँ से अगर किसी को प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है, अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछे।